नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस ने वहां पर प्रचंड जीत दर्ज की और बीजेपी को मिली करारी शिकस्त। जाहिर बात है कि कांग्रेस को मिली इसी हार और बीजेपी को मिली इसी हार का क्या एनालिसिस रहा, किस तरीके के बनते और बिगड़ते समीकरण नजर आए, आज इसी को हम समझेंगे। और आपके लिए आज हम लेकर आए हैं द जेसी शो और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका द जेसी शो में। कुल मिलाकर कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में जो नतीजे सामने आए, एक तरफ कांग्रेस ने अपना गढ़ बचाया तो दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीएस के मजबूत किले में पूरी तरीके से सेंधमारी कर ली। लेकिन इसके बाद सवाल यह बनता है कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस को मिली इस जीत का बड़ा फायदा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि डीके या रमैया कांग्रेस के खिवैया कौन बनते हुए नजर आएंगे? और आइए आज इसी को समझते हैं। द जेसी शो की शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। और सर, मेरा पहला सवाल आप ही से है कि क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक हुई उसके 3 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन 3 दिन का वक्त बीतने के बाद भी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका अधिकृत ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? घटनाक्रम नॉर्मल है। किसी भी स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन होता है, एक्सेप्ट बीजेपी, जहाँ मैंडेट आ जाता है, पर्ची खुलती है, नाम डिक्लेयर हो जाता है, थोड़ा समय लगता है। और अच्छी बात है कि सूत्रों का ये कहना है कि फाइनल हो चुका है सिद्धारमैया का नाम। डीके का इशू अभी, शिव कुमार का इशू अभी तय नहीं हुआ है। वो थोड़ी देर पहले राहुल गांधी से मिले हैं, लंबी मीटिंग हुई है, फिर उन्होंने उनके पास खड़गे के पास भेजा उनको, वो 1 घंटे से वहाँ बैठे हुए हैं, कोई ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। तो डीके का मुद्दा सुलझाने में वक्त लगा है, लेकिन अच्छी बात यह है फिर भी कंपैरेटिवली एक रीजनेबल टाइम में चीफ मिनिस्टर का नाम तय हो गया है। सर, अब ये जो नया मुख्यमंत्री बनेगा, जो शपथ लेंगे कल, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी? और आपको लगता है कि कितना ही ड्राफ्ट और कितना ही सब समझौते हो गए, 5 साल ये सरकार चल पाएगी? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि चुनौतियां क्या हैं। नए मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती है गांधी परिवार, जहाँ 3 पावर सेंटर हैं, तीनों के बीच बैलेंस कायम करना, उनसे मिलना, इक्वल क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमिटी, इक्वल डिस्टेंस, इंटरनल पॉलिटिक्स से जो गांधी की 10 जनपद की, उसमें अपने आप को फिट करना, डीके फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। तो पहली चुनौती है गांधी परिवार से, गांधी परिवार के 3 पावर सेंटर हैं, उनसे तालमेल बना रहे। दूसरी चुनौती है पावर शेयरिंग फार्मूला विद शिव कुमार जो है डीके, जिसके साथ में जो है ऐसा सुना जा रहा है कि शायद कुल 12-13 मंत्री अभी बन रहे हैं। सिद्धारमैया के 3 मंत्री होंगे और 7 डीके के होंगे, एक परमेश्वरन हो सकते हैं, एक को मिस्टर पटेल है वो होंगे, एक उनके पुत्र जो हैं खड़गे के वो शपथ ले सकते हैं। ऐसी कुछ बातचीत इस तरह की चल रही है। तो कुल मिला के कि पावर शेयरिंग फार्मूला अपने आप में एक चुनौती है। और ये अगर डिसाइड हो भी गया एक पल के लिए, तो फिर सवाल आएगा मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री, सेकेंड फेज़ में इसके कितने, उसके कितने। फिर आएगा विभागों का वितरण, कौन से विभाग किसके पास में। उसके बाद में मुद्दा आएगा विभागों के बाद में फिर IAS IPS की ट्रांसफ़र लिस्ट, वो बड़ा मुद्दा होता है, सुनने में छोटा लगता है पर मुद्दा बड़ा गंभीर होता है। फिर आएगा कॉरपोरेशन और निगमों बोर्डों में व्यक्तियों की नियुक्ति, आपका ये है, उसका ये है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है आगे चल के वो ये है कि 62,000 करोड़ का बजट चाहिए हर साल, जो वादे कांग्रेस ने किए, जो गारंटियाँ दी हैं OPS एटसेट्रा की जो है, उसमें 62,000 करोड़ चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? ये जो बेसिक चुनौतियाँ हैं जो वो इनके सामने हैं। सेकंड सवाल आपका था क्या 5 साल पूरे कर पाएगी सरकार? वो सबसे बड़ी चुनौती है। पहली बात तो है कर्नाटक में 5 साल पूरे कोई इक्का दुक्का ही करता है। सिद्धारमैया ने एक बार 5 साल पूरे किए थे, उसके बाद जो भी आता है, येदियुरप्पा तो 6 दिन में चले गए एक बार जो है। फिर दूसरे व्यक्ति आए, कुमारस्वामी, तो करीबन 13 महीने में चले गए। वापस आए येदियुरप्पा, फिर 2 साल में चले गए। तो कर्नाटक में उठा पटक, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक कॉमन फीचर है वहाँ पे जो है, वो तो एक बैकग्राउंड है। जहाँ तक रही बात कांग्रेस की, तो डिपेंड इस बात पे करेगा, जैसा सुना जा रहा है कि 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं या 2.5 साल के लिए बनाए जा रहे हैं। और शायद ऐसी घोषणा भी हो सकती है कि 2.5 साल में फिर आएंगे डीके आएंगे वहाँ पे जो है। ऐसा होता नहीं है, पहले कई राज्यों में ऐसा हो चुका है। छत्तीसगढ़ में हुआ था, सिंहदेव और बघेल के बीच में तय हुआ 2.5 साल, खुद राहुल गांधी ने तय किया, लागू नहीं हो पाया आज तक जो है। इसी ख्याल और इसी आश्वासन में राजस्थान में भी पायलट के हम ये चलता रहा कि हमें आश्वासन है कि नहीं है। उस झगड़े में पार्टी में इंस्टेबिलिटी बनी रही। तीसरा आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर, वो 15 महीने में चले गए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ 2 पावर सेंटर थे, कमलनाथ और सिंधिया छोड़ के चले, कमलनाथ भी चला गया वहाँ से बाद में। तो चुनौती ये कि 2 पावर सेंटर जो आला कमान क्रिएट कर देता है जाने अनजाने में राज्यों के अंदर, उसका परिणाम क्या निकलता है।
और वो सारी चुनौती यहाँ पे है कि इस सारे लोगों को आप एक साथ रख पाते हैं कि नहीं। फिर एक ऑपरेशन लोटस कह दो, ऑपरेशन रिबेलियन कह दो, ऑपरेशन बगावत कह दो, नाम उसका कुछ भी रख दीजिए, उसका खतरा हमेशा बना रहता है। तो बहुत मुश्किल है ये कहना कि 5 साल ये सरकार रह पाएगी कि नहीं। फिर अभी 24 का चुनाव सामने है, आप देखेंगे वो चुनौती सबसे बड़ी है। आज टोटल आप देख लीजिए कि 28 सीटें हैं वहाँ पे, 28 में 25 आज जो है बीजेपी के पास हैं। लेकिन अब जो लेटेस्ट ये पोल हुआ है इसमें प्रोपोर्शनेटली 20 सीटें आपके पास हैं। तो 20 सीटें आप बना के तब तक रखेंगे ही नहीं रखेंगे, क्या होगा। और विपक्ष बीजेपी जो आज शांत है, चुप होकर सारा तमाशा वो देख रहे हैं, तमाशा नहीं सारा डेवलपमेंट वो देख रहे हैं, वो उसमें कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इस पर गंभीर शक और आशंका है कि क्या ये सरकार अंतर्विरोधों के चलते 5 साल पूरा कर पाएगी। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक फॉर 5 ईयर्स। अब क्योंकि आपने सर बीजेपी का जिक्र किया, आखिर कर्नाटक में बीजेपी की इस अप्रत्याशित हार के कारण क्या रहे होंगे? देखिए वैसे तो क्या ये भाग्य से होता है, ऐसा लगा है देवी देवताओं का कोई प्रकोप हो गया है। कहने को कुछ कारण हो सकते हैं, मैं भी गिना देता हूँ कारण आपको। पहला कारण आप कह सकते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर, सबसे बड़ा। दूसरा आप कह सकते हैं कि करप्शन का एक परसेप्शन बन गया, वेव हो गया। पे सीएम 40% कमीशन, करप्शन इज़ नथिंग न्यू। मनमोहन सिंह सरकार इसी परसेप्शन से चली गई थी, वो एक अलग बात है। पिछले 7-8 साल से करप्शन इज हार्डली इशू, हिंदुत्व इशू है, राष्ट्रवाद इशू है, करप्शन इज नो मोर इशू। वहाँ मुद्दा बन गया पे स्लिप का जो है, पे 40% पे सीएम दैट वे। इसका प्रचार किया लोगों ने, अखबारों में दिया, फिर शिकायत भी हुई चुनाव आयोग में, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। और वो जो ठेकेदार था जिसने कहा मुझसे 40% मांगेंगे, वो सुसाइड करके चला गया, वो वापस खंडन भी उसका नहीं कर सकता था। आकर के जो है सरकार ने उस मंत्री को हटाया जिसने पैसे मांगे थे, आरोप है कि उसने 40% कमीशन मांगा था, उसको टिकट भी नहीं दिया, लेकिन डैमेज हो चुका था। तो एक माहौल ऐसा बन गया वहाँ पे कर्नाटक में पे सीएम करके। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो वहाँ पे इस तरह का था। तीसरा फिर जो है येदियुरप्पा फैक्टर टू सम एक्सटेंट, कि पूरी तरह से ओपनली सपोर्ट में ऐसा लगता है खड़े शायद वो नहीं हो पाए। और चौथे तौर पे अगर आप देखें तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ वहाँ पे, ग्रुप होते हैं लोग आपस में जिस तरह का है, तो अंतर्विरोध जहाँ वहाँ पे थे। आलाकमान ने बहुत कोशिश की उनको मैनेज करने की, लेकिन अंदरूनी लड़ाई झगड़े, कई लोग पार्टी छोड़ के चले गए, जो बीजेपी में होता नहीं नॉर्मली जो है। मनाने की कोशिश की, लोग माने नहीं, ये भी नॉर्मली बीजेपी में नहीं होता है। तो कुल मिला क्या है, यू कैन से इट वॉज ए कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस, जिसके कारण से बीजेपी को इस तरह के हार का मुँह देखना पड़ा, जहाँ कोई फैक्ट्री काम नहीं आया। हैरानी की बात यह है, तो हो गया बस। ये तो इसका एनालिसिस एथेंटिक और साइंटिफिक नहीं हो सकता है, बिकॉज इट बिट्रेज ऑल लॉजिक्स, जिसे कहते हैं ऑल कन्विक्शंस ऑफ इलेक्शन एनालिसिस। इतनी बड़ी हार कैसे हो गई कि सारे फैक्ट्री फेल हो गए आपके, सारे इंजन फेल हो गए आपके, जिसे कहते हैं हो गया बस, जिसे कहते हैं। तो भाग्य का खेल है, बस हो गया जी। इतने कन्विक्शन के बाद बीजेपी बहुत ज़्यादा उम्मीद में थी, कॉन्फिडेंट भी थी। एक बात निकल कर आ रही है कि क्या भारत सरकार का जो फीडबैक सिस्टम है वो वन वे हो चुका है क्या सर? आपको क्या लगता है? देखिए अब इसमें तो मेरा मानना ये है कि नरेंद्र मोदी का सिस्टम, पीएमओ का सिस्टम, मंत्रालय का सिस्टम, आईबी का सिस्टम यहाँ फुल प्रूफ है ब्रॉडली। प्रधानमंत्री के भी अंधेरे में नहीं रहते, एग्जैक्ट फीडबैक उनको हमेशा मिलता रहा है। और कई बार कदम पीछे भी हटाते हैं जनभावना को देखते हुए। किसान आंदोलन में ऐसा हुआ, उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ, जनभावना का सम्मान किया उन्होंने। इस बार मुझे लगता है पता नहीं क्या हुआ, सिस्टम कोलैप्स हो गया कि क्या हुआ। या तो उन्हें स्वयं मालूम था कि हम हारने जा रहे हैं 40 सीट्स, और 40 से फिर नरेंद्र मोदी के कारण से आप 65 पे आ गए, 66 पे आ गए, दैट वे जो है। लेकिन लगता है कि कहीं न कहीं सिस्टम का मेजर फेलियर हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज नरेंद्र मोदी खुद अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे होंगे इस सिस्टम में। इतना बड़ा सिस्टम उनके पास है, लेकिन वो सिस्टम का हमेशा शायद फीडबैक यही था कि नहीं हम जीत रहे हैं। हालांकि फीडबैक से को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक स्ट्रैटेजी बनाते समय उससे फ़र्क पड़ता है। तो इस समय पहली बार ऐसा लगा कि जो सिस्टम है भारत सरकार का या प्रधानमंत्री का है, वो थोड़ा सा उतना इफेक्टिवली उसने काम नहीं किया, या वो जनता की नब्ज़ को पकड़ नहीं पाया, या ग्राउंड रियलिटी को देख नहीं पाया, या क्या हुआ। लेकिन मैंने कहा ना, भाग्य जब समय विपरीत होता है तो सारे फैक्टर विपरीत हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं दिस वाज ए फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम। और उसके कारण से कहा जा सकता है कि वन वे यस मैन ब्रीफिंग हुआ। मेरा मतलब कहने का है कि यस मैन हुआ। तो थोड़ा सा इस अगले चुनाव से या अगली घटनाओं से देखना पड़ेगा कि अब हम थोड़ा सा, जो भी लोग रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, या जो भी लोग सरकार में रिपोर्ट करते हैं, एजेंसी रिपोर्ट करती हैं, जो इंडिविजुअल रिपोर्ट करते हैं, जो मीडिया के लोग रिपोर्ट करते हैं खास करके जाके कि हमारा आकलन है, तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर को वही जानकारी दी जाए एक तरह से, जो सत्यता करिए वो ठोक बजा के और तभी दी जाए, वरना नहीं दी जाए, ताकि पॉलिसी लेवल पे है ना इस प्रकार का आगे जाके कोई डिबेकल नहीं हो। दैट वे जो है
सर एक सवाल, 40 साल के बाद कांग्रेस को लगभग 135 यानी बहुमत का आंकड़ा मिला, ये कैसे संभव हो पाया? और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल है सर कि विक्ट्री जो है उसके क्या कारण थे, किस वजह से ये विक्ट्री कांग्रेस को इतनी बड़ी मिली? देखिए, विक्ट्री तो मैंने आपसे कहा कि जो उनके हार के कारण थे वो इनके विजय के कारण बने। और सबसे बड़ी बात ये है, ये भाग्य, फिर मैं कहता हूँ, कांग्रेस का पुनर्जन्म होना था कर्नाटक से, इन ए वे वो हुआ वहाँ पे। उनके नेगेटिव पॉइंट्स के अलावा जो भाजपा के नेगेटिव पॉइंट्स थे, एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर था, आपका करप्शन के चार्जेस थे, आपका फेलियर था आपका इनपुट सिस्टम का, जो भी थे, उनके अलावा जो पॉजिटिव स्टेप इन्होंने उठाए, सबसे बड़ी बात ये हुई कि एक हो गए इस बार ये दो ग्रुप जो हैं, जो राज्यों में बहुत मुश्किल से एक होते हैं, और खड़गे तीसरा, जिसे मानिए सभी लोग एक होकर चुनाव लड़े। कट सी आप कह सकते हैं। थोड़ा राहुल गांधी जब यात्रा में गए थे तो इनको सच्चा झूठा जैसा भी था, फेस वैल्यू पे गले मिलाया, हाथ मिलाया, उसका फ़र्क पड़ा। तो अपेरेंटली लोग एक रहे आपस में, पब्लिकली नहीं लड़े, मतभेद होंगे उनके जो है। सेकेंड ये रहा वो गारंटी सिस्टम आपका जो है, लुभावने वादे, जो मैंने कहा कि वादे करते हैं सब लोग आजकल, 62,000 करोड़ कहाँ से आप लाएंगे? वो तो बात की बात है ना, पहले वादा तो करो। वादा बहुत इफेक्टिव हुआ। वादों का रास्ता अशोक गहलोत ने दिखा दिया, राजस्थान से, हिमाचल से दिखा दिया, ओपीएस का। हिमाचल में जीत का मेन कारण जो है अशोक गहलोत की ओपीएस स्कीम थी। ओपीएस यहाँ भी मौजूद है, आप देखिए। फिर इसके अलावा 5 आपने गारंटियाँ दे दी। आपने कहा 200 यूनिट बिजली देंगे, घर की बड़ी महिला होगी 2,000 रुपये हर महीने उसको देंगे, बेरोज़गार ग्रेजुएट होगा 3,000 देंगे, 1,500 देंगे डिप्लोमा होल्डर को देंगे, और मुफ्त यात्राएँ देंगे जो है, और गैस जो सिलेंडर है वो सस्ते देंगे। तो ऐसे लुभावने हुए राहुल गांधी ने कह दिया वहाँ जा करके कि फिशरमैन को जो है 10 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, रिजर्वेशन 15 से 17 कर देंगे, और 3 से 7 कर देंगे बढ़ा करके, अलग अलग SC ST कैटेगरी के अंदर जो है। तो कुल क्या होगा, पैकेज इस तरह का बना। और एक सबसे बड़ी बात ये होगी कि मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ वोट्स का पहली बार। तो कुल मिला क्या है कि जिसे कहते हैं नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस, तो फेलियर का कोई अधिकृत कारण नहीं है, लेकिन जो कागज़ पेन लेके हम बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कारण है जिससे कांग्रेस की बम्पर विक्ट्री हुई। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आखिर जेडीएस क्यों नहीं बन पाया किंग मेकर इस चुनाव में? किंग मेकर का मौका जनता ने, हाँ आप सवाल पूछ लीजिए पूरा पहले। हाँ, और आखिर कर्नाटक में अब रहेगा 2 पार्टी सिस्टम? देखिए ऐसा है कि अब किंग मेकर नहीं बन पाए तो जनता ने मौका ही नहीं दिया उनको। जनता ने क्लियर मैंडेट दे दिया, किसी पार्टी को देते उन्होंने इसको दे दिया जो है, तो किंग मेकर बन नहीं पाए। हालांकि वो कहते यही थे चुनाव से पहले, एग्जिट पोल के बाद भी यही कहते रहे कुमार स्वामी, वी आर द किंग मेकर जो है, पूरा भरोसा था उनको। जनता ने मौका नहीं दिया उनको, नहीं बने किंग मेकर, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को जो है। और 2 पार्टी सिस्टम तो कह सकते हैं, चूँकि छोटे मोटे सब साफ़ हो गए, जेडीएस भी साफ़ हो गया। आप देखिए 19 पे आप आगे 37 से जा करके जो है, तो आप कह सकते हैं ब्रॉडली के कांग्रेस और बीजेपी, जो अल्टीमेटली देश के कई थिंक टैंक लोग जो हैं, पॉलिटिशियन जो हैं, चाहते भी हैं कि कंट्री में 2 पार्टी सिस्टम हो, ताकि ये रीजनल पार्टियाँ इधर उधर डिस्टर्ब करती हैं, इधर उधर हो जाएं तो 2 पार्टी चले। तो हो सकता है धीरे धीरे इट मे बी द बिगनिंग ऑफ ए 2 पार्टी सिस्टम इन कर्नाटका, दैट वे। तो क्या कांग्रेस अब भी शामिल करेगी जेडीएस को अपनी सरकार में? आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप पास क्लियर मेजोरिटी है, लेकिन कई दफ़ा भाईचारे में होता है, जो भाईचारा नरेंद्र मोदी दिखाते हैं भारत सरकार में, 303 सीट आ गई, फिर भी कहा नहीं साथ चलो सभी लोग मिलके, कुटुंबम जो है। तो हो सकता है इनके मन में कुछ ऐसा आ गया है भाव, जाके साथ ले सकते हैं। वो वैसे दुखी रहते हैं, उनका दुख इस बात का है कि पैसे नहीं थे हमारे पास, वरना 25 सीट हम और जीत जाते इन्हें वे जो है। तो हो सकता है, इसकी संभावना से इनकार नहीं करते, आगे जाके वक्त आने पे हो सकता है बड़प्पन दिखाए कांग्रेस और उनको भी अपने पाले में उनके साथ शामिल कर लें। और नहीं करेगी कांग्रेस शामिल उनको तो 2024 आ रहा है ना, तो भाजपा वाले कह देंगे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, अमित शाह की गाड़ी हमेशा तैयार है, आप आइए बैठिए उसमें, अपना रोल प्ले करिए, दैट वे जो है, दैट्स ऑल। सर इस बार कर्नाटक में रिकॉर्ड 73% मतदान हुआ। हाँ। एक तो इसके मायने क्या हैं, और दूसरा इस बार के एग्जिट पोल आपको कितना सही समझ में आए? देखिए 72 पॉइंट समथिंग और 73 का मकसद बिल्कुल क्लियर है कि जनता आजकल डिसाइसिव मैंडेट देती है, जिस किसी को देती है, इधर उधर नहीं। तो जिस दिन पता लगा 73 में आदित्य से कहा था कि आज डिसाइसिव मैंडेट है, या तो नरेंद्र मोदी को है, कि लास्ट डे में नरेंद्र मोदी ने मिरेकल किया था वहाँ, क्या जनता हिलोरें लेती थी, क्या भीड़ आती थी। मैं भी जयपुर में देखता था बैठ के, वो जो नारा लगाते थे जय बजरंग बली जो है, क्या हिलोरें लेती थी भीड़, लाखों लोग आते थे वहाँ। लेकिन वो कांग्रेस से फेवर में निकला। तो 76-73% का बेसिक मैसेज ये है कि जनता आजकल डिसाइसिव मैंडेट देती है आपको जो है। और सेकंड पार्ट क्या था आपका? सर यही कि इस बार के एग्जिट पोल कितना सही निकले? हाँ, एग्जिट पोल इस बार फॉर्चुनेटली कर्नाटक के मामले में पोल सही निकल रहे हैं। 2018 में जो है 7
8 पोल हुए थे टोटल, 7 सही निकले थे, उसमें एक फेलियर था। इस बार 7 हुए थे मेन, उसमें 5 ने कह दिया था कांग्रेस विल लीड, और इंडिया टुडे ने कह दिया था कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि इस बार जो है क्रेडिबिलिटी ऑफ एग्जिट पोल्स हैव बीन रेस्टोर्ड इन कर्नाटका। जी सर, मेरा सवाल यह है कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस और दूसरे दलों में गए हुए नेताओं का क्या भविष्य रहा? भविष्य उनका तो ठीक ठाक रहा। एक जो लीडर थे उनके चुनाव हार गए, शेटर जो मतलब मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ पे, उनका था ये। बाकी 2-3 लोग जीते हैं वहाँ से, उनको मंत्रिमंडल में एक आध को स्थान मिल जाएगा और आगे अप्रोप्रिएट मिल जाएगा। उनका प्रयोग ज़्यादा ख़राब नहीं रहा, लेकिन जो मेन लीडर था वो उनका चुनाव हार गया एक तरह से देखा जाए तो जो है, और बाकी ठीक है। यही था सवाल। जी हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री ईश्वरन की तरह भाजपा आला कमान क्यों नहीं मना पाए बागी हुए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर? हाँ, ये दोनों केस तो अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। ईश्वरन का तो था कि समझदार आदमी हैं, मैच्योर हैं, चुनाव लड़ना चाहते थे, पार्टी के गणित में बैठा नहीं। तो जेपी नड्डा, और उन्होंने खुद ही कहा कि जेपी नड्डा और BL संतोष का फ़ोन आया कि आप चुनाव नहीं लड़ें इस बार, संन्यास ले लें, काफ़ी हो गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज्ञाकारी थे, अनाउंस कर दिया उन्होंने। उनका बेटा चुनाव लड़ना चाहता था, वो उन्होंने ज़िद नहीं किया उसके लिए। तो नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको जो है फ़ोन किया। ये एक तरह से अप्रिशिएट करने के लिए, आप अनुशासित कार्यकर्ता, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं कर्नाटक आऊँगा तो आपसे मिलूँगा ज़रूर, आपसे आकर के जो है। उन्होंने बयान जारी किया, अशरप्पा ने भी, कि मैं बहुत चकित हूँ कि प्रधानमंत्री ने मुझे फ़ोन किया। बड़प्पन दिखाया उन्होंने। तो वो तो क्या है कि एक ओबीडियंट, डिसिप्लिन और महत्वाकांक्षा नहीं थी जिनके मन में ज़्यादा, तो मान गए वो। इधर जो जगदीश शेट्टर थे, इनके मन में बहुत विरोधाभास थे, ये नहीं माने। और कभी कभी क्या होता है, मन में आदमी को अपना अपमान कह दो, उपेक्षा कह दो, भाव इतना प्रबल होता है आदमी का कि व्यक्ति मतलब विवेक के बाहर चला जाता है जो है। इनकी तकलीफ़ ये थी कि भाई BL संतोष और दूसरे प्रहलाद जोशी वहाँ के जो मंत्री हैं, ये सीनियर लोग हैं पार्टी के, इन लोगों ने साथ नहीं दिया, और ये लोग नहीं चाहते थे कि उस रीजन में मेरा कंट्रोल रहे। तो मेरे टिकट इन लोगों ने नहीं लेने दिया मुझे। इनका इस तरह का अपना विचार था वहाँ पे। और इन्होंने इस बात के लिए कहा भी सही कि पहले पार्टी में निष्ठा होती थी पार्टी के प्रति, आज निष्ठा होती है व्यक्तियों के प्रति। तो एक तरह से उन्होंने आरोप लगाया लीडरशिप पे जो कर्नाटका की है इनकी, प्रहलाद जोशी इनकी, कि अब ये लोग पार्टी की लॉयल्टी के बजाय व्यक्ति की लॉयल्टी को प्रेफर कर रहे हैं, अपने लोगों को टिकट दिलवा रहे हैं। इसी निराशा के साथ वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस ने तुरंत उनको टिकट दे दिया। शाम को घर पे आए तो पत्नी रोई। इतने सालों का साथ था भाजपा का, देखो होता है ना इमोशनल अटैचमेंट तो पार्टी के साथ जो है, लेकिन उसी व्यवस्था में वो आ गए। और चुनाव जो उनके सामने खड़ा हुआ, उनका ही एक शिष्य था, उसको चुनाव में खड़ा कर दिया। 35-34 हज़ार वोट से हार गए, जो है भाग्य ने साथ नहीं दिया। तो एक घटना ऐसी। और एक बात ज़रूर है, अमित शाह ने उसी दिन कह दिया था जिस दिन ये पार्टी छोड़ के गए थे कि ये चुनाव हार रहे हैं। अब अमित शाह का तो सिस्टम परफेक्ट है ना जो है, तो उनका सही था आकलन, वो चुनाव हार गए। तो इसलिए क्या है कि वो एक सीमा से आगे बढ़ गए थे, अपने व्यक्तिगत अपमान कह दो या निराशा भाव कह दो, उससे जो है तो पीछे नहीं लौटे, वो पहले वाले पीछे लौट गए। दिस इज ऑल। सर, नरेंद्र मोदी के लिए माना जाता है कि वो किसी भी इवेंट को मास मोमेंट में कन्वर्ट करना अच्छे से जानते हैं। हाँ। और अब इस बार तो 9 साल पूरे हो रहे हैं 30 मई को। ऐसे में एक बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम हो रहा है। हाँ। और पूरे देश में हो रहा है। हाँ। आपको लगता है कि जो मेमोरी है अभी हाँ। कि कर्नाटक में कांग्रेस जीती है और हाँ। इसका मैसेज है वो पूरा धुल जाएगा इस मोमेंट के साथ? काफ़ी हद तक। ये कहते हैं ना, टाइम इज़ ए, क्या कहते हैं, हीलर। टाइम इज़ ए हीलर, और समय लगता है लेकिन काफ़ी हद तक धुल जाएगा। और नरेंद्र मोदी क्या है, हार नहीं मानते हैं, वो झाड़ फूंक के वापस खड़े हो जाते हैं। चुनाव रिजल्ट आया, उसके नेक्स्ट डे आ गया उनका 71,000 लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। नए पार्लियामेंट भवन का 28 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, आप देखिए। और प्लस ये 1 महीने का महासंपर्क अभियान शुरू हो गया है। भाजपा कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सारे फील्ड में 24 घंटे आपको यही काम करते दिखाई देंगे। मैं देहरादून गया तो मुझे एक BJP वर्कर मिल गए, उनका सेक्रेटरी लेवल के नेता थे। उनका यार हम बहुत बिजी रहते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले प्रधानमंत्री जी है ना, इतना काम दे देते हैं पार्टी का, इतने अभियान दे देते हैं कि 365 दिन में 300 अभियान चलते हैं, तो करते हैं हम उसको जो है, तो वो पार्टी को ऐसा खड़ा कर देते हैं। तो आपका जो बेसिक प्रश्न है मैं उससे सहमत हूँ कि अगले कुछ दिनों में ये जो गम है हार का एक तरह से, या निराशा है, इंसान है, होता है, ये काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो जाएगी और वापस से BJP जो है ना राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य धारा में जो है ना एक चलेगी। कर्नाटक हालांकि एक राज्य है, और मैंने पहले भी कहा कि विन ऑफ ओनली वन स्टेट इज़ नॉट एनफ फॉर कांग्रेस और एनीथिंग, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दिल पे बात ज़्यादा लग जाती है। इस बार कर्नाटक की हार है ना दिल पे ज़्यादा लगी BJP को, तो इसलिए पूरी कोशिश रहेगी महीने भर में मान लीजिए बाय 50-60% डैमेज जिसे कहते हैं वो
डैमेज कंट्रोल जिसे कहते हैं वो हो चुका होगा। अड्डू हो जाए। हाँ हाँ। सर, चुनाव परिणाम आ चुके हैं, उसके बाद ये आरोप, ये दबी जुबान से लोग कह रहे हैं कि येदियुरप्पा ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया। अगर ऐसा है तो इसके क्या कारण हैं? देखिए, येदियुरप्पा जिसे अगर मैं थोड़ा सा हल्की भाषा में कहूँ तो भाजपा के गले की हड्डी रहे कर्नाटक में, कुल मिला के देखा जाए तो। और प्राइम मिनिस्टर वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्टर, तो उनका हमेशा भाव रहता था नहीं यार इसको साथ लेके चलो। तो उनके शिवमोगा जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे, वहाँ एक बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, प्राइम मिनिस्टर गए वहाँ पे, उनको साथ लिया। मैंने एक फ़ोटो देखा, उद्घाटन के बाद साथ आ रहे हैं, एक यंग पुत्र की तरह जो है ना, वो एक वृद्ध पिता 80 साल के जो हैं येदियुरप्पा, उनका हाथ पकड़ के उनको आगे चलाते हुए ला रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की हर तरह से जेस्चर दे करके। बाद में अमित शाह को शायद भेजा उन्होंने, या खुद गए होंगे, उन बेंगलोर में घर पे गए, उनके लड़के से मिले, उन्होंने गुलदस्ता दिया, उन्होंने शाबाशी दी उसको, नाश्ता किया। तो डिड ट्राई टू हैंडल येदियुरप्पा, लेकिन कोई चीज़ें भाग्य होता है, नहीं हैंडल हुए। और उनके मन में हमेशा ही रहा कि यार मेरे को फेस डिक्लेयर नहीं किया। अरे भाई आप 80 साल के हो गए, डिक्लेयर नहीं कर सकते, इट बिट्रेज लॉजिक। लेकिन कई बार लोग नहीं मानते हैं इस बात को, तो उनके मन में इस बात का मलाल रहा कि मैं मुख्यमंत्री, मुझे बनना चाहिए था। फिर मलाल इस बात का रहा कि टिकट मेरे हिसाब से नहीं बटे, टिकट बनने चाहिए थे। जगदीश शेट्टर को वो चाहते थे टिकट का रखना जो है, उसको टिकट दी जाए, टिकट नहीं दी गई। फिर क्या उनके लड़के का जो खुद का है, शिकारपुरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे, देखा मैंने, उसमें उनका टिकट तय था, भी लड़के को मिलना था, पहले से तय था। उसको टिकट देने के अंदर ही 15 दिन 20 दिन लग गए। उनको अच्छा नहीं लगा, लिंगायत कम्युनिटी को भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि अरे क्या हो रहा है, इस तरह से जो है। फिर एक घटना मैंने सुना और हुई, वो बेंगलोर में जो है चुनाव घोषणा पत्र जारी करना था पार्टी का, एक 5 स्टार होटल में 9 बजे का टाइम था, सब लोग 10 बजे तक पहुँचे वहाँ पे, जैसे पहुँचते हैं वहाँ पे। ठीक 10 बजे येदियुरप्पा पहुँच गए, 2-3 वर्कर साथ में थे, एक कोने में बैठ के, कोई उनको रिसीव करने वाला व्यक्ति वहाँ नहीं था, जैसा सुना मैंने जो है। तो थोड़ा सा अपेक्षित महसूस किया उन्होंने, बैठ गए थोड़ी देर में, और सीनियर लीडर्स आए वहाँ पे, और वो जारी हुआ घोषणा पत्र जो है। तो सुना मैंने कि शायद वो स्टेज पे नहीं थे, ऐसा जो है। अगर ये है सच है, अनफॉर्चुनेट था जो है। बाद में मीडिया आया तो सारा मीडिया उधर ही चला गया, होता सब सत्ता के साथ, जैसे इनसे किसी ने बाइट वगैरह नहीं लिया, कोई इस तरह का नहीं किया, थोड़ा इनके मन में भाव आया होगा। तो ये सब कारण हो सकते हैं जिनसे लगता है कि येदियुरप्पा अधर में रहा, मतलब एक पूरे। और वैसे भी क्या होता है, उम्र के साथ आदमी के कई क्या कहना चाहिए कमियां, मेंटल ये वो सब डेवलप हो जाती हैं, मतलब उसका प्लानिंग, उसका एफर्ट जो है, ये तो सारे फैक्टर्स मिल के हुआ। तो येदियुरप्पा का जो टोटल सपोर्ट जिस ढंग से आना चाहिए था, ऐसा परसेप्शन है कि वो नहीं मिला। सर, सुना है कि येदियुरप्पा की 10 करीबी नेताओं ने बीजेपी की कर्नाटक की हार में एक अपना रोल प्ले किया है, आपका क्या कहना है? आप देखिए, तो हो सकता है आपने सुना है, ठीक ही सुना होगा, क्योंकि ऐसा होता है नॉर्मली, जब लीडर निराश होता है और पूरा उसमें लगता है कि पूरा इसको सपोर्ट ऊपर से नहीं मिल रहा है, तो जो सेकंड रैंक के वर्कर होते हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं। राजस्थान में मैं देखता हूँ इस तरह से, वसुंधरा राजे केस में देखता हूँ कि कुछ वर्कर, उनके आसपास के जो लीडर हैं, उनको लगता है पूरा सम्मान नहीं मिला, तो वो थोड़ा दाएँ बाएँ हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। हर राज्य में ये कॉमन, एक तरह से एक कॉमन फिनोमिना है ये। तो हो सकता है 8-10 लोग वहाँ ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे दिल से पार्टी का साथ नहीं दिया होगा, इससे धारणा बनी है 8-10 लोग ऐसे होंगे, पर नॉर्मल फीचर है हर पार्टी में, नथिंग न्यू। सर, येदियुरप्पा जी का एक बयान भी आया था एंड वक्त पे, उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम हिजाब ये सारी चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं करता। इसका प्रभाव पड़ा होगा मतदाताओं पर? हाँ, कह सकते हैं। ये बयान नहीं देना चाहिए था उनको। एज ए मैच्योर लीडर, आप पार्टी की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है तो उसका दूसरा प्लेटफॉर्म है बात कहने का। और हमेशा कहा जाता है यू कैन रिप्रेजेंट व्हेन डिसीजन इज़ बीइंग टेकन, बट व्हेन इट हैज़ बीन टेकन यू हैव टू कंप्लाई विद इट। जब पार्टी की पॉलिसी है पर्टिकुलर इन सारे इश्यूज़ के बारे में, ठीक है, आप फॉलो करिए उसको। आपको आगे बढ़ के इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। तो उस बयान साथ उन्होंने ये भी कहा था, मैंने आउटलुक में पढ़ा था उस दिन, उन्होंने कहा मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी भाजपा छोड़ के जाना और नई पार्टी बनाना। एक तरफ तो आप ये भी कह रहे हैं, फिर आप ये भी कह रहे हैं सहमत नहीं हूँ। ये क्या एज के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इट वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ मैच्योरिटी। सर, 80 वर्ष के येदियुरप्पा के मद्देनज़र आखिर भाजपा क्यों नहीं तैयार कर पाई सेकंड यंग जनरेशन? देखिए, प्रोसेस है। अब सेकंड जनरेशन तैयार करने का तो काम एक लंबा समय लगता है, 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं। बीजेपी ने कोशिश की थी, मुंबई को तैयार किया था, मुंबई जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ, उनको वो रहे भी सही 2-1 साल रहे। अदिति कितना रहे लगभग? कौन सा? ये अभी जो चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका में जो है, जी सर, सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन कोई एक वाइबल कहना चाहिए, वो उस तरह का अल्टरनेट अभी तक डेवलप नहीं हो पाया। योर क्वेश्चन इज़ गुड, दे मस्ट सीरियसली टेक दिस एक्सरसाइज
to develop a second generation young leadership in Karnataka. It's a priority for them. सर, बेंगलुरु में मैंने ये सुना था कि सीएम बसवराज बोम्मई को उनके पुअर और करप्ट गवर्नेंस की वजह से एक तरीके से पनिश किया गया है। आपको भी ऐसा लगता है? सहमत हैं आप इससे? हाँ, जनता ने पनिश किया है, ये है। अब जब क्या है, पार्टी हारती है तो लोग लीडरशिप का नाम तो लेते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो जो पनिशमेंट है, जो कोज होता है, वो लोकल लीडरशिप होती है। मैंने आज कहीं पढ़ा कि सरकार अगर आपकी ख़राब है, बैड गवर्नेंस है, तो कितना बड़ा नेता आ जाए आपको तारणहार नहीं करा सकता। इक्का दुक्का केसेस में करा देगा, हमेशा नहीं करा सकता आपको। जो है आपकी गवर्नेंस इतनी ख़राब थी, और कैसे ख़राब थी, मैं बेंगलोर वहाँ गया पे, तो वहाँ जब बेंगलोर गया तो रास्ते में जो MG मार्केट है, वहाँ एक लेडी बैठी हुई थी, मालन जो फूल वूल बेचते हैं जो है, तो ऐसी मैंने पूछा क्या अभी वोट किसको दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कांग्रेस को देंगे। क्यों? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जब वो कांग्रेस की सरकार थी और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे पहले, तो 250-300 रुपये में आता था सिलेंडर जो है, आज 1200 का आ रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, मुझे वोट नहीं देना बीजेपी को। अभी कॉमन आदमी का सेंटीमेंट है ना, बैड गवर्नेंस। एक दूसरा लड़का मिला आगे दुकान पे, ऐसे यंग, तो हमने कहा वो तो ड्रीम सिटी है ना ITians के लिए और सब लोगों के लिए, बेंगलोर एक IT सिटी, एक हाँ सिलिकन जो है, तो सारा है इस तरह का वहाँ। तो पूछा कैसे हो भाई? उनका मज़ा नहीं आ रहा साहब, शहर में है ना जो अर्बन गवर्नेंस है ठीक नहीं। क्यों नहीं है? उसमें मैं गिर गया था अभी। कैसे गिर गए थे कि खड्डा था और खड्डे में पानी था, मैंने देखा नहीं उसमें। अब बेंगलोर जैसे शहर में सब बातें तो नहीं होनी चाहिए ना। हालांकि एक खड्डा पूरी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन सिंबॉलिक होता है, परसेप्शन बनता है उससे जो है। तो गवर्नेंस सब कुछ करते हुए भी वो ठीक से गवर्नेंस नहीं कर पाए, लो प्रोफाइल थे, और मैं नहीं मानता कि वो करप्ट थे। करप्शन का एक आसपास के लोगों ने माहौल बन गया उस पे सीएम के नाम से, वो निर्दोष थे, मुझे ऐसा लगा। वो एक मंत्री के पैसे मांगने से एक माहौल बन गया, चिट्ठी पत्री चल गई, विज्ञापन आ गए, वो सारी काली लोगों ने वहाँ पोत दी। वहाँ पे जो है मैं नहीं समझता कि वो उनकी गिनती वहाँ कर्नाटका में भ्रष्ट मुख्यमंत्री में होती है, दैट वे। लेकिन हो जाता है कभी, गवर्नेंस पुअर हो जाती है, वीक हो जाती है, तो दैट वाज द रीज़न। इट इज़ राइट टू सम एक्सटेंट कि गवर्नेंस थोड़ा सा वीक थी और जनता ने पनिश किया। सर, राजनीतिक भेदभाव को भुला करके जिस तरीके से अमित शाह ने और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी हार को स्वीकार किया कर्नाटक चुनाव को लेकर, और उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस को बधाई दी, वहाँ की जनता को बधाई दी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, स्टेट्समैनशिप है, इसे कहते हैं स्टेट्समैनशिप, कि सारी बातों को भुला के एकदम से, बहुत हिम्मत की बात थी। बीजेपी की हार के बाद उस दिन उसका जो लीडर है कंट्री का, जो और जो ग्लोबल लीडर है नरेंद्र मोदी, वो खुद फ़ोन करके मैसेज दे के ट्वीट करके बात कहे, और बधाई देता हूँ, और जनता को, वर्कर्स और सबको साथ, कांग्रेस को, पार्टी को, लोगों को जो है बड़ी बात है। अमित शाह ने ऐसा फॉलो किया, उन्होंने भी ट्वीट किया, एक अच्छी बात है, इसका अच्छा मैसेज गया है, और इसे पॉलिटिकल बड़प्पन और एक डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट है ना बीजेपी का, उभर के सामने आता है, प्राइम मिनिस्टर का उभर के सामने आता है। इट वॉज ए वेलकम स्टेटमेंट। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कर्नाटक की हार से जो लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं, उनमें निराशा का भाव है? मैंने पहले कहा कि निराशा का भाव तो है, थोड़ा ज़्यादा आ गया इस बार, आ जाता है कभी कभी, एक लहर होती है सेंटिमेंट की, तो लहर ऐसे चली। चुनाव तो कर्नाटक में हुए, लेकिन लहर चली पूरे देश में एक तरह से। कुछ लोग नाराज़ हुए, कुछ लोग खुश हुए, लेकिन ये तो पॉलिटिक्स है ना। अब कांग्रेस वाले तो खुश हुए होंगे, दूसरे, ममता खुश हुई होंगी, मैं कहता हूँ, दूसरे लोग खुश हुए होंगे, नीतीश कुमार खुश हुए होंगे, तो पॉलिटिक्स है। लेकिन ये है कि बीजेपी वर्कर्स को, मैंने कहा कि दिल को थोड़ी सी बात लगी, और उन्होंने कहा कि देखना पड़ेगा इसको, ऐसे कैसे चलेगा ये है। तो अब नए सिरे से है ना, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो 1 महीने का कैंपेन है 9 वर्ष के उत्सव का, ये पूरा हो जाए तो पार्टी बहुत डिटेल में इसको इंट्रोस्पेक्शन करने वाली है इस एक हार का, क्योंकि ये लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने किसी घटना को, यूँ लगता है कई दफ़ा कि ऐसे इजी लेते नहीं हैं, बहुत सीरियसली लेते हैं उसको वो लोग जो है। तो लगता है इसका इंट्रोस्पेक्शन होगा, और इसके कोई न कोई जड़ तक, या सही कारण रहे हैं किस तरह के, वो उस तक पहुंचेंगे। क्योंकि ऐसा हुआ नहीं पहले कभी कि सारे मुद्दे फेल हो जाएं, सारे फैक्टर, सारे हथियार आपके फेल हो जाएं और आप हार जाओ, ऐसा होता नहीं है जो है। तो दे विल डू इट। सर, भारत में भाजपा की हार हुई है सिर्फ एक राज्य में, लेकिन विदेशी मीडिया इसको बहुत ज़्यादा तूल दे रही है, ऐसा क्यों? वो उनका प्रिय सब्जेक्ट है। नरेंद्र मोदी इज ग्लोबल लीडर, एमर्जिंग ग्लोबल लीडर, आप जानते हैं। पिछले दिनों BBC का चक्कर चला था, एक इशू हो गया था, आपको ध्यान है। तो मौका लगती लोग करते हैं, और फिर क्या है, फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ एक ऐसे लोग हैं इस तरह के जो हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से भी हैं, अदरवाइज़ भी हैं, जो हर मौका देखते हैं तो सरकार को डिफेम करने की, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी के इस समय क्या है कि इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ही इज़ ए ग्लोबल लीडर,
आज उसका प्रभाव जो है नीतीश कुमार को उतना नहीं जितना कि वहाँ अमेरिकन प्रेसिडेंट को है, रशियन प्रेसिडेंट को है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट को है। वो वॉच करते हैं उनके मूवमेंट्स को, उनके फॉलो जो उनका है सिस्टम उसको फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या करें नरेंद्र मोदी। तो जैसे मौका लगा तो एक राज्य की हार को उन्होंने मुद्दा बना के सरकार को डिफेम करने की, पार्टी को डिफेम करने की, या उस हार को उठा के नरेंद्र मोदी की हार को प्रधानमंत्री के हार के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन सब जानते हैं इट डजंट हैव एनी इम्पैक्ट नाउ, दैट्स ऑल। अच्छा सर, पीएम मोदी ने कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान में 7 दिन तक लगातार बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां की, रोड शो किया। हमने देखा कि एक जनसैलाब भी उमड़ा उनके रोड शो में। तो इसका असर मतदाताओं पर क्या रहा? सुपर था, जिसे कहना चाहिए ब्रिलियंट असर था मतदाताओं पे। आप देखिए ना, 15 सीटें जीते आप 28 में से इस सारे माहौल में, बेंगलोर में। और मेरा पक्का मानना है कि बेंगलोर में अगर अमित शाह अगर नरेंद्र मोदी इस तरह से कैंप नहीं करते और पूरे कर्नाटक में 7 दिन तक नहीं जाते और 30 किलोमीटर का रोड शो, 29.5 किलोमीटर का रोड शो, 10 किलोमीटर का रोड शो ये अगर नहीं करते, 19 अगर रैलीज नहीं करते, 6 रोड शो नहीं करते, तो आज आप 40 पे होते। आपसे मतलब बीजेपी फिर 40-42 पे होती। मेरा ऐसा कंसिडर व्यू है कि वो जो दैट वाज द ओनली रे ऑफ होप, या एक जो सिल्वर लाइन है इस सारे कैंपेन में, इस हार के माहौल में, नरेंद्र मोदी का जो बेंगलोर का रोड शो थे, मैसूर का जो था, वो सिल्वर लाइन थी। उसके अंदर क्या भीड़ उमड़ती थी जी, देखा आपने। मैंने पहले आपसे कहा क्या नारा लगाते थे, क्या भीड़ हिलोरें लेती थी ऐसे जो है। तो बेंगलोर वाज ए सुपर सक्सेस स्टोरी जिसे कहना चाहिए वहाँ पे। सर, कर्नाटक के जिस तरीके से चुनाव परिणाम सामने आए, अब 2024 में साउथ मिशन साधना बीजेपी की प्रायोरिटी होगी। अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि इन रीजन्स में, यानी साउथ के एरियाज में, अभी भी मोदी लहर छिपी हुई है? देखिए, मोदी लहर तो मैंने आपसे कहा ना, मोदी लहर तो है कंट्री में, मान लीजिए इस बात को। तो आप, मैं तो कर्नाटक की विजय के बाद भी मानता हूँ कि दैट मे बी ए टेम्परेरी फेज़। मोदी लहर तो है देखो एक तरह से। और कैसे है, साउथ में 2 सवाल हैं आपके। तो मोदी लहर आज भी है कि नहीं, और साउथ मिशन डैमेज हुआ, इसमें कोई शक नहीं। जो परसेप्शन था साउथ मिशन का वो ज़रूर डैमेज हुआ। 129 सीटें हैं शायद उन 6 राज्यों में मिला करके, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी, ऐसे करके जो हैं। उसमें आज 29 सीटें हैं बीजेपी के पास, उसमें 25 यहाँ से आती हैं कर्नाटक से। तो एक सीरियस जोड़ तो है, धक्का लगता है, लेकिन इसका कोई ख़ास उनसे इसका ताल्लुक नहीं है। उदाहरण के तौर पे जैसे तेलंगाना है आपका, देखिए मोदी फैक्टर है, वहाँ काम कर रहा है वहाँ पे। आंध्रा में मोदी फैक्टर काम कर रहा है। केरल में चले गए, अभी तो ईसाइयों के बीच चले गए, बड़े पॉपुलर थे, उस तरह की वेशभूषा थोड़ी सी ली उन्होंने, और वो जो वहाँ वोट बैंक है ईसाइज का जो है। तो मैं मोदी फैक्टर को अभी राइट ऑफ नहीं करूँगा साउथ मिशन के अंदर। और साउथ एक्चुअल तो क्या है कि हिंदू संस्कृति कल्चर साउथ में ज़्यादा है यहाँ के बजाय। पंडित, पूजा पाठ, मंदिर, धोती, संस्कृति, तिलक, ये सब जो है वहाँ ज़्यादा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया उस तरफ जो है। तो धक्का लगा है परसेप्शन में, बट they'll do it, they'll do the damage control, या they'll recover in the coming months, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा सर, हमने देखा कि कर्नाटक चुनाव में केरला स्टोरी हो, टीपू सुल्तान जैसे विषय हो, चाहे इसके अलावा हिजाब बैन की बात क्यों न रही हो, इन मुद्दों का कोई असर दिखा? और एक और सवाल इसके साथ ये है कि धर्म, देवी देवता, धारा 370, इसके अलावा यूसीसी, इन सारे मुद्दों के कारण भी, इन सब मुद्दों के होते हुए भी हिंदू वोटर्स जो था उसका ध्रुवीकरण क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ, मैंने कहा ना, ये एक पोल चमत्कार है जिसे कहिए, विच बिट्रेस ऑल लॉजिक। अगर मैं एक एक मुद्दे को 5-5 सीट भी दूं तो 8 मुद्दे थे, 40 सीट तीसरी आ जानी चाहिए थी अगर आप ऐसे करते हैं तो। हिजाब का मुद्दा जो है, आप देखिए, सबसे पहले ये मुद्दा उठा वहाँ पे कर्नाटक के अंदर जो है कि ये प्रतिबंध लगाइए, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। लोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने कहा प्रतिबंध ठीक है। लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट 2 जज थे, दोनों डिफरेंट ओपिनियन था, दोनों डिफ़र करते थे। एक ने कहा कि अपनी इच्छा का मामला, दूसरे ने कहा नहीं, स्कूल हैज़ ए राइट टू इम्पोज ए ड्रेस कोड इन द स्कूल। तो काफ़ी चलता रहा। इसी के चलते हुए 2 लोग थे वो चुनाव जीत गए। एक तो विष्णु कुछ इस तरह के हैं, वो 34-35 हज़ार से वो वहाँ चुनाव जीत गए जो है, और दूसरी एक महिला थी, मुस्लिम महिला, जो इसी मुद्दे पे थी, इसके विरोध में थी। वो दोनों कंट्रास्ट थे, एक तो हटाना चाहते थे हिजाब, एक हिजाब रखना चाहती थी, वो भी चुनाव जीत गई। तो लोग जीत गए इस मुद्दे से। इस तरह से सारे आपने जितने मुद्दे गिनाए सारे मुद्दे थे। और तो और आप देखिए, बजरंग बली का मुद्दा था। मैंने एक अखबार में पढ़ा कि बजरंग बली संजीवनी गलत जगह दे आए। भगवान बजरंग बली जो है संजीवनी उन्होंने भाजपा के बजाय कांग्रेस को दे दी। तो मतलब होगा भी, एक तरह से कहने के लिए कहा जाए तो गलत लैंडिंग हो गया इन ए वे। तो इसी तरह से एक दूसरा था
कि वो जो कोई नारा था बजरंग बली का, यही था मेन तो नारा था, और बजरंग बली का नारा हिट हुआ। मेरा मानना ये है कि बजरंग बली फैक्टर ने काम किया, और भगवान बजरंग बली के नाम पे नरेंद्र मोदी ने जो नारे लगाए थे वहाँ, जय बजरंग बली, उसका तो असर हुआ है। 15 सीट जो बेंगलोर की आई हैं 28 में से, वो तो उनका आशीर्वाद बजरंग बली का कहीं न कहीं उसमें रहा है। बाकी कोई मुद्दे ने काम नहीं किया। मैंने पहले भी आपसे कहा, समय होता है कभी कभी कोई चीज़ काम नहीं करती, क्योंकि वो इसमें लिखा होता है आपके हाथ में जो है। कभी देखते नहीं, पेशेंट होता है उसको आप कितना देते हैं, हर तरह ट्रीटमेंट देते हैं आप जो है, वो नहीं बच पाता कभी कभी, तो डेस्टाइंड होता है। तो दिस अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ बीजेपी हिस्ट्री इन इंडिया वाज डेस्टाइंड, जिसको कोई रोक नहीं सकता था। सर, ध्रुवीकरण की जब भी बात होती है तो हम ये कहते हैं कि हिंदू वोटर कंसोलिडेट हुआ नहीं हुआ, जैसे पूजा ने पूछा अभी कि हिंदू वोटर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इस बार ध्रुवीकरण मतलब पूरा का पूरा मुस्लिम वोटर एकदम कंसोलिडेट हो गया। इसको कैसे देखते हैं? 12% ही था पर हुआ। हाँ, इट्स ए मिरेकल। 13-12% तुमने ठीक कहा कि वो है मुस्लिम वोट वहाँ पे। कांग्रेस ने 15 खड़े किए, 9 लोग जीत गए। जेडीएस ने 23 खड़े किए, 0। एक्चुअल में क्या हुआ कि मुस्लिम वोट की जो सिंपैथी थी जेडीएस से निकल के पूरी तरह से कांग्रेस के खेमे में चली गई। क्यों चली गई? उन्होंने शायद एक कॉल लिया होगा सोच के कि अपना वोट वेस्ट करना है जेडीएस को देना। दे मस्ट हैव असेस्ड एंड स्मेल्ड कि कांग्रेस आने वाली है, तो उन्होंने पूरा वोट बैंक जो है कर दिया। ये बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा खतरनाक ट्रेंड हुआ है। दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर बीजेपी। कल को और राज्यों में अगर मुस्लिम वोट कंसोलिडेट अगर हो गया किसी एक पार्टी के पीछे, ठीक है ना, तो बड़ा मुश्किल होगा उसके अंदर। तो एन ब्लॉक पड़ा ना जैसे, तो उनकी जो हार हुई और जो कांग्रेस की जीत हुई, उसमें इनका जो पोलराइजेशन है मुस्लिम वोट्स का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड ईयर रहा कि लोगों की आस्था बिल्कुल उठ गई। 2 पार्टियां थी वहाँ, पीडीआई और कुछ इस तरह से इसका है ना, इसमें जो मुस्लिम वोट के अंदर जो है, तो वो किसी ने काम नहीं किया, तो सारा वोट जो है चला गया। 78% ऑफ पोल्ड वोट्स ऑफ मुस्लिम्स हैड गॉन टू कांग्रेस, हो गया। सर, अदिति के सवाल से ही जुड़ा सवाल है कि जेडीएस के साथ अल्पसंख्यक इस बार गए नहीं, आखिर ये जो उनका मोह भंग हुआ जेडीएस के साथ, वो क्यों हो गया? वो इस कारण से मेन तो उन्होंने असेस कर लिया, जो कई बार किसी जगह लोग असेस कर लेते हैं ना कि इसको वोट देना वेस्ट है, अपन वहाँ पे चलते हैं, दूसरी जगह चलते हैं, और वो जीत रहे हैं तो अपन वहीं चलते हैं। और दूसरा क्या है कि जेडीएस के पास में फंड्स का भी बड़ा क्रंच था इस बार। तो मेन तो उनका असेसमेंट था, पॉलिटिकल असेसमेंट था कि कांग्रेस इज़ बेटर। जो कांग्रेस के लीडर हैं, मान लो सिद्धारमैया, उनको था कि लगभग बनेगा ये जो है। और आज जैसे मैं सुबह आपसे कह रहा था कि सिद्धारमैया बन रहे हैं जो, तो एक सवाल ये इससे हट के विषय से, इस विषय को मैं पूरा कर लेता हूँ पहले आपका। तो उनका मोह भंग हो गया उससे जो है। आप देखिए 23 लोग खड़े किए और 0, ऐसा कभी होता नहीं है। और आप देखिए उसी सिद्धारमैया की जो क्रेडिबिलिटी की बात मैं आपसे कह रहा था, तो मैंने सुना कि आदित्य कितने 75 लोगों ने दिया उनका साथ, या सर अब तो 80? बहुत ज़्यादा 90 के आसपास तक के था कि अब सिद्धारमैया चाहते हैं। 135 में से 135 से 90 के लोग उनके आसपास हैं। तो अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है। तो मुस्लिम कम्युनिटी को लगा उस समय कि यार कुमार स्वामी ज़्यादा, और वैसे उनको लगा किंग मेकर रहेंगे, मेन तो है नहीं, तो चलो मेन के पास चलते हैं, किंग मेकर को छोड़ो। तो छोड़ दिया उन्होंने करके दैट वे जो है। और अभी एक सवाल उससे जुड़ा हुआ चल रहा था कि फिर ये चीफ मिनिस्टर बना तो किसकी चली किसकी नहीं चली। तो भाई देखो, मैंने पहले आपसे कहा 3 पावर सेंटर हैं। अब मेन तो चलने में ये है कि वहाँ जो एमएलएस का बहुमत है उनके साथ था, मेन तो कारण ये है। और बाकी दूसरा आप ये कह सकते हैं उसके अंदर कि सोनिया राहुल की चली। अब प्रियंका गांधी की बड़ी दिलचस्प स्टोरी एक हमेशा रहती है कि जो मुख्यमंत्री नहीं बनता है ना, उसके साथ प्रियंका की सहानुभूति ऐसा बताया जाता कि है, चाहे वो वहाँ पे हो, किसी भी राज्य में उठा के आप देख लो, तो प्रियंका एक अलग तरह का फैक्टर एमर्ज हो गया 10 जनपद पे कि जो नहीं बने उसकी फिर वो गॉडफादर या उसको केयर करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए प्रियंका फैक्टर वहाँ पे रहता है। तो इस केस में भी शायद ऐसा हुआ है कि वो डीके को सुना है कि शायद बनाना चाहती थी, लेकिन वो बहुमत उसके साथ था तो वो हुआ। एनी हाउ, सर, कर्नाटक चुनाव से आज देश भर में एक सवाल उठ खड़ा हुआ है, और वो ये कि क्या राज्यों की विधानसभाओं का जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो राष्ट्रीय मुद्दों या फिर राष्ट्र नेतृत्व से लड़ा जा रहा है। और इसके साथ ही दूसरा सवाल ये कि क्या इन चुनावों में स्थानीय मुद्दे अब कहीं ना कहीं हावी होने लगे, आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, ये तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है बीजेपी लीडरशिप के लिए ज़्यादा, क्योंकि उनके पास कोई लीडर है नहीं नरेंद्र मोदी के अलावा। अमित शाह की स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, पॉपुलर फेस जो चेहरा लेके चलते हैं आप साथ में। अमित शाह भी चेहरा लेके चलते हैं, मोदी का चेहरा लेके चलते हैं। जेपी नड्डा चलते हैं, मोदी का चेहरा लेके चलते हैं। चेहरा एक और मांग अनेक जिसे कहते हैं। तो इस चुनाव से सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर की जो फिजिकल लिमिटेशन है चुनाव प्रचार में जाने की, करने की, प्राइम मिनिस्टर काम भी तो करना है ना, फाइल भी तो निपटानी है, स्ट्रैटेजी भी करनी है, इलेक्शन में जाना है, ग्लोबल लीडर भी बनना है, सारे काम है। तो ही इज़ एक्चुअली ओवरबर्डन्ड जिसे कहते हैं। तो इस सवाल ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या
एक चेहरा जिसको समय है या नहीं है, ओवर बिजी है, उसी पे हम डिपेंड करें, या उनके ही आशीर्वाद से या उनके ही उस सिस्टम में सेकंड लीडरशिप डेवलप करें। तो उसकी आवश्यकता अब और ज़्यादा हो गई है कि नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में या अमित शाह की स्ट्रैटेजी में आपकी वो जो आभा मंडल है, वो जो छत्र छाया है, उसके अंदर सेकंड श्रेणी के लोग डेवलप हों, आगे जाके इस काम को संभालें। और सेकंड जो और गंभीर बात इसमें आई है, वो इसमें बात ये सामने आई है कि जो स्थापित नेता हैं राज्यों के, दे मे बी सूटेबल और कंफर्टेबल विद यू और दे मे नॉट बी सूटेबल और अप्रोप्रिएट फॉर यू, लेकिन साथ लेके चलना पड़ेगा किसी न किसी को। कर्नाटक तो एक मुद्दा है जिसे कहते हैं, सभी राज्यों में स्थिति है। हमने प्रयोग किया, हमने से मतलब जब हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, तो बीजेपी ने प्रयोग किया, हरियाणा में बनाया, चीफ मिनिस्टर चल गया, अच्छी बात है। आपने कर्नाटक में बनाया तो नहीं चल पाया। कहीं क्या होता है कि नोवाइस चेहरे भी चल जाते हैं, कहीं नहीं चलते हैं। अब खट्टर चल गया, हरियाणा में जो है अच्छा चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, जो है कई जगह नहीं चलते हैं। उत्तराखंड में बनाया आपने, चल गया वहाँ पे, और जब जो चेंज की आवश्यकता है तो आपने उसे चेंज कर दिया। लेकिन इस चुनाव से इस बात की आवश्यकता पे बल मिला है कि एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के लीडर के साथ साथ क्या राज्यों में भाजपा के ही, उनकी संस्कृति, उनकी विचारधारा, उनके कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से वो लोग कौन हैं जिनको खड़ा किया जाए, तो बहुत से लोगों की तकदीर खुलने वाली है, मेरा ऐसा मानना है। और मुद्दों की जो बात रही आपकी, तो मुद्दे तो देखो अब रीजनल मुद्दे तो कोई रहे, अब तक क्या मुफ्त बांटने का कंपटीशन है एक्चुअल में तो चुनाव के अंदर जो है, और दूसरा है कास्ट पोलराइजेशन, ये दो मुद्दे रह गए हैं। तो उसका कोई स्थानीय मुद्दे भी वहाँ को ऐसे नहीं उठाए थे उन्होंने कि हम बेंगलोर के अंदर कोई 25 किलोमीटर का हाईवे बना देंगे या कोई 2000 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बना देंगे, कुछ और कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं किया था उनके। तो बस यही था एक तरह से, एक तो पोलराइजेशन मुस्लिम वोट्स का, ठीक है ना, और प्रचार सरकार भ्रष्ट है इसका, और तीसरा फिर क्या है कि उसके बाद में आपने ये जो बैड गवर्नेंस थी सरकार की, दैट वे जो है तो आए उसमें। लेकिन जो मैंने कहा ना आपसे कि अब राज्यों की जो लीडरशिप है, शायद पार्टी बीजेपी सीनियर लीडरशिप उससे पुनर्विचार करेगी, और उसके हिसाब से जहाँ कुछ और करेक्शंस किए जा सकते हैं उनके दायरे में, उनके कोड ऑफ कंडक्ट में, उनका जो सिलेबस है कि क्या क्या होना चाहिए स्टेट के लीडर के अंदर, उस दायरे के अंदर हो सकता है कुछ चिंतन हो आने वाले दिनों में। क्यों आदित्य? राइट सर, एब्सोल्युटली। अच्छा सर, बीजेपी ने एक नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत। क्या कर्नाटक चुनाव के बाद में ये कांग्रेस मुक्त भारत का नारा हल्का हो रहा है, कमजोर हो रहा है? भाई ये तो हो ही गया ना, अब एक बात तो सामने आ गई ना कि कांग्रेस जिंदा है, हल्के शब्दों में मरी नहीं है पार्टी, कांग्रेस जिंदा है। एक वक्त ऐसा आ गया था जब कांग्रेस वाकई में लुप्त होने की स्थिति में आ गई थी। आप देखिए 2014 की बात है शायद, या 19 की है, कि 21 राज्यों में नरेंद्र मोदी की सरकारें, भाजपा और उनके सहयोगी की सरकारें थी, 71% कंट्री के हिस्से में उनका राज था, ठीक है। और अब देखिए 15 है शायद, 16 थी, तो एक कर्नाटक घट गया होगा, 44%। हाँ अब 44% है। आप देखिए मिला करके जो है, तो नरेंद्र मोदी तो इसे कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं उस मोमेंट पे जो आपके सामने हैं। बिल्कुल। तो आपका सवाल क्या था सेकंड? सवाल मेरा इसमें यही था कि भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, लेकिन तो, क्या वो अभी काम कर रहा है या कमजोर पड़ गया? यस, तो वो दिन थे जब वाकई लगता था कि यार कांग्रेस सब सरकारें जा रही, एक आध सरकारी बचेगी तो क्या होगा, तो कांग्रेस मुक्ति हो गया। तो उसको उन्होंने कहा था, जेपी नड्डा ने, कांग्रेस लुप्त भारत, वो एक ही बात है, लुप्त भारत को, मुक्त भारत को। लेकिन अब ये नहीं कह सकते, अब इसका मैसेज ये है कर्नाटक का कि भी कांग्रेस जिंदा है, तो नारा कमज़ोर है। सर आखिर क्या रहा कर्नाटक चुनाव में? अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, प्रहलाद जोशी और साथ ही सीनियर आरएसएस के जो नेता, उनका रोल क्या रहा इस चुनाव? रोल अच्छा था। देखो मेन तो प्लेयर देखो उस तरह से दो ही होते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह होते हैं। अब अमित शाह में आप देखिए कि मेरे ख्याल से 16 तो उन्होंने रैलीज़ करी और 20 रोड शो किए अकेले वहाँ पे, 9-10 दिन तक वहाँ रहे। वो तो जूझते हैं ना, वो तो क्या नरेंद्र मोदी उनको सौंप देते हैं काम, फिर वो दौड़ते हैं उसको लेकर के जो है वो करके छोड़ते हैं। और जेपी नड्डा आजकल चूँकि फोरम में है, एक्टिव हैं, तो वो भी बहुत उन्होंने एक्टिवली किया। मेरे ख्याल से 7-8 दिन वो भी वहाँ पे गए और आए। तो बेसिकली तो 3 लोग थे, और लोकल लीडरशिप है उनकी खास रेलेवेंस नहीं है। प्रहलाद जोशी हैं या वहाँ पे दूसरे लोग हैं, तो कोई खास ऐसा नहीं। आरएसएस का रोल है वो ग्रास रूट पे होता है, वैसे विजिबल नहीं होता आपको देखने के लिए है। तो बेसिकली जो एफर्ट था यहाँ से जो है, धर्मेंद्र प्रधान गए होंगे एक आध बार वहाँ पे, चूँकि इंचार्ज हैं वहाँ के, तो वहाँ गए। लेकिन जो मेन जो रोल है आप कहिए उस तरह से, दैट इज़ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा। और अच्छा रोल था, दे डिड देयर बेस्ट, जितना कर सकते थे किया सबने, और शायद उसी का परिणाम है कि वो 66 पे खड़े हैं आज। सर आखिर अपने पद की गरिमा को छोड़कर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा, इसका मतदाताओं पर क्या असर रहा? इसका नेगेटिव असर था, कांग्रेस का नुकसान हुआ। आज
135 पे आप हो तो 136 पे होते, 137 पे होते, आप यूँ मानिए, ऐसी हल्की बात थी। और दूसरा क्या है कि ट्रैप होता है, हर चुनाव में एक ट्रैप आता है। कभी कभी तो बीजेपी वाले डालते हैं, उसमें कांग्रेस वाले आ जाते हैं, कभी कभी भाग्य डालता है। इस बार बीजेपी ने तो डाला नहीं था ट्रैप के सांप, कहिए हमको आप, ठीक है ना। अब ये भाग्य ने डाला ट्रैप, उसमें आ गए वो, और क्या पलट के उन्होंने कहा। और नरेंद्र मोदी को तो गॉड गिफ्ट है ना शब्दों की, और उसने कहा ना अभी संजय राउत ने कि वो तो गजब के स्पिनर हैं नरेंद्र मोदी। अरे हैं भाई, ईश्वर ने उनको बुद्धि दी है, उनको सरस्वती दी है, उनको वाणी दी है, वो करते हैं इस तरह से। उन्हें पलट के कह दिया कि सांप तो है ना भगवान शिव का श्रृंगार है। आप बताइए क्या उन्होंने, कितनी गजब से उन्होंने पलट के सिक्सर लगाया उस पर कि वो तो जो है ना मतलब भगवान शिव का श्रृंगार है। आप बताइए, पिट गए आप तो जो है, तो नुकसान ही हुआ। इससे ये सब बातें नहीं होनी चाहिए इस लेवल पे। सर, क्या अपने चुनावी वायदे के अनुसार जो कर्नाटक सरकार है वो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएगी? बड़ा मुश्किल सवाल है। पहले तो उनको यही लगा कि उनको सफाई देनी पड़ी कि हमने बजरंग दल एग्जैक्टली नहीं कहा था, हमने कहा था बजरंग दल जैसे संस्थाओं को प्रतिबंधित करना चाहिए, जैसे आउटफिट को प्रतिबंधित करना चाहिए। मुझे दूर दूर तो ऐसा नहीं लगता है कि इस पर कोई प्रतिबंध लगाएंगे। और बाकी क्या है, साहस दुस्साहस के बीच में फ़र्क बहुत कम है। राहुल गांधी का मूड किस दिन आएगा, नहीं हमने घोषणा करी थी करो इसको, तो कोई ना नहीं कह पाएगा उसको, फिर एप्लीकेशन होगा तो होगा जो है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि बजरंग दल पे वहाँ कोई प्रतिबंध लगने वाला है। जी सर, पहले हिमाचल और उसके बाद कर्नाटक और अब अशोक गहलोत की ओपीएस स्कीम पूरे देश में भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। आने वाले चुनावों को अगर देखें और लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो भाजपा इस सेंसिटिव मुद्दे को कैसे हैंडल करेगी? ये भाजपा के लिए एक सीरियस चैलेंज है। आप तो हिमाचल में थे चुनाव में, तो आपने उस समय देखा कि किस तरह से अकेली ओपीएस ने हालात बदल दिए। वहाँ 5-6 लाख कर्मचारी हैं शायद हिमाचल में, जो भी हैं जिस तरह से जो है। और अब क्या है कि एक चुनौती इसलिए बन गई कि ये स्कीम फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। 62,000 करोड़ तो एक स्टेट का मैंने आपसे कहा था। सीतारमन कह चुकी हैं कि इसको प्रेजेंट फॉर्म में लागू किया ही नहीं जा सकता, ये आत्मघाती है, ये स्टेट की सारी इकॉनमी को बर्बाद कर देगी। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी इस पर सहमति दे दें कि ठीक है हम भी करते हैं। वो जो सिटिंग स्कीम है उसमें कैसे अमेंडमेंट करेंगे ये, जिससे कुछ ऐसी स्थितियां बने कि ये लोग मैच कर पाएँ उसको। 100% ओपीएस जो कांग्रेस की है उसको तो मैच नहीं कर सकते आप। अब देखना है कि आप 70-80% तक मैच कर जाते हैं अगर, और बाद में आपकी जो पॉलिटिकल निष्ठा है, राष्ट्रवाद है, दूसरे मुद्दे हैं, और मतदाताओं को आपकी तरफ वापस लौटा के ले आते हैं। लेकिन इज़ ए सीरियस चैलेंज। तो लेट्स सी हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर, हाउ दे हैंडल इट। सर, साथ ही ये भी कहा जाता है कि मुफ्त घोषणाओं को लेकर अगर बात की जाती है तो इनके बदले में सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए राहत की, तो सिर्फ केवल राहत वाला रास्ता निकलता है अपोजिशन के लिए भी, और ऐसे में भाषण से काम नहीं चलता है। क्या इस विचारधारा से आप सहमत हैं? 100% पैसे काम तो पैसे से ही होता है। देखो अब राजस्थान है ना, राजस्थान में अशोक गहलोत ने इतना सीरियस थ्रेट खड़ा कर दिया है बीजेपी के लिए, बियॉन्ड ए पॉइंट। अब समझ नहीं आ रही उन लोगों को कैसे करेंगे। और राहत कैंप में लगा दिया उन्होंने, राहत कैंप 4.5 करोड़ लोग है ना उसमें रजिस्टर हो गए, 95 लाख 1 करोड़ लोग फैमिली उससे जो लाभान्वित हो गई हैं। अब क्या है कि भाजपा वाले भी जा रहे हैं वहाँ पे कैंप में, लोगों को समझा रहे हैं मत जाओ कैंप में, लोग मानते नहीं हैं। अरे भी कैसे समझाओगे आप एक आदमी को कि तुम यार कैंप में मत जा, सिलेंडर फ्री लेके मत आ या बिजली फ्री लेके मत आ। तो बड़ा विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। तो मतलब क्या हो गया है कि आपकी सारी जो राजस्थान की बात मैं आपसे कहता हूँ फॉर ए मोमेंट, आपका सारा जो हिंदू संस्कृति है और जितने मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद है और सारे जो इश्यूज़ हैं, या मौजूदा सरकार की निकम्मापन है, आप जो आरोप लगाते हैं पॉलिटिकली फ्रेमवर्क में जो आरोप लगते हैं वो सारे लगा लिए आपने। लेकिन एक जो आदमी वोट डालने जाएगा वो कहेगा घर आके भगवान से कि भगवान जी आज क्षमा करना, आज तो मेरे को 500 रुपये बचते हैं कांग्रेस में तो उसको वोट दिया है, आज जाके इसका क्या करोगे। तो इसलिए क्या है कि भाजपा को इन राज्यों में मुकाबला करने के लिए, स्पेशली अशोक गहलोत का मुकाबला करने के लिए, वहाँ पे जो सीरियस थ्रेट है, पहले नहीं थी ऐसा, अब ऐसा लगता है जो सर्वे हो रहे हैं, और वहाँ जो सर्वे किसी ने किया है तो उसने कहा कि आप बिल्कुल फाइट में हैं, इसमें बीजेपी के आमने सामने हैं, दैट वे। और हमेशा जिसे कहते हैं ना, सामने वाले को या शत्रु को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, दैट वे। तो बीजेपी के सामने सीरियस चुनौती आ जाए कि उस अशोक गहलोत से बड़ी राहत वो क्या दें वहाँ पे। या तो ये कहेंगे ओपीएस से बड़ी स्कीम लाएंगे, सिलेंडर हम 1 के बजाय 2 देंगे, बिजली 200 के बजाय 400 फ्री देंगे, क्या देंगे। तो एक सीरियस सवाल देश की राजनीति के सामने खड़ा हो गया कि फ्री बिप्स जिसको कहते हैं, ये मुफ्त की जो योजनाएं हैं, ये देश की राजनीति को कहाँ ले जा रही हैं। वो तो ले जाएंगी, वो तो बाद में ले जाएंगी, चुनाव में आपको कहाँ ले जाएंगी। तो ये सीरियस इशू, और देखिए बीजेपी और दूसरी अपोजिशन पार्टीज कैसे इसको हैंडल करती हैं।
सर आखिर क्या असर होगा आने वाले विधानसभा चुनाव पे, चाहे वो राजस्थान के चुनाव हो, छत्तीसगढ़ के हो, मध्य प्रदेश के, कर्नाटक के जो परिणाम है उसके विधानसभा में और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव पर? देखिए, वो तो अलग अलग राज्यों के चुनाव हैं और मुद्दा वही है जो मैंने आपसे कहा है। जी। तीनों ही राज्यों में, चाहे राजस्थान है, मध्य प्रदेश की तो बात ऑलरेडी भाजपा सरकार है, हालांकि इनको लगता है भाजपा सरकार थोड़ा वीक है। कई बार चेंज की बात चलती थी पहले, अब मुझे नहीं लगता कोई चेंज ऑफ लीडरशिप होने वाला है वहाँ पे। और वैसे ग्रास रूट के वर्कर हैं, चीफ मिनिस्टर भी जो हैं शिवराज सिंह चौहान जो है, लेकिन पता नहीं क्यों बीजेपी वालों को ऐसा लगता है कि शायद हम चुनाव हार तो नहीं रहे हैं कहीं, या कमज़ोर हैं हम, ऐसा एक परसेप्शन सा बना रखा उन्होंने। छत्तीसगढ़ में वही इशू है जो राजस्थान वाला इशू है। तो जब तक आप ये फ्री व्हिप्स का मुद्दा सॉल्व नहीं कर लोगे इन दो राज्यों में खास करके, तब तक किसी भी रणनीति पे किसी उस पर आगे काम करना मुश्किल है। और फिर क्या है, अब जैसे राजस्थान से शुरू करिए, परसेप्शन बिल्कुल क्लियर था, लोग कहते थे बीजेपी सरकार आ रही है, जो है सर्वे ऐसे होते थे। लेकिन अब जो सर्वे जिस तरह के हो रहे हैं और जो स्थिति बदल गई है वहाँ पे, आज गारंटी से नहीं कहा जा सकता वहाँ की भाजपा की सरकार आ रही है। और मतलब है कि आप आ रहे होंगे, लेकिन आप 125-30 से आप 108 पे आ गए होंगे, 110 पे आ गए होंगे। अशोक गहलोत के लोग कहते हैं 110 पे वो आ गए हैं। मतलब टफ फाइट में पार्टी एंटर हो गई है। और 2024 की जो बात है, अब इसके दो टुकड़े हैं। वो हैं कि राष्ट्र का मतदाता जो पार्लियामेंट के लिए वोट देता है वो अलग होता है, और राज्यों के लिए देता है वो अलग होता है। अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर बनाया था राजस्थान में, उसके 6 महीने बाद ही बीजेपी को 25 से 25 सीटें लोगों ने नरेंद्र मोदी की झोली में डाल दी, सरकार की, पार्टी की, राजस्थान में जो है। तो अलग अलग मुद्दे, अलग अलग स्थितियाँ हैं। और राजस्थान में भी क्या है, वैसे तो लीडरशिप का मुद्दा है, सभी जगह है। भाजपा सरकारों में अगर देखा जाए तो राजस्थान का मुद्दा सबसे सीरियस है। वहाँ पे जो है एक वसुंधरा फैक्टर है, कहाँ जाता है उसको हैंडल कर लिया गया, कभी कहते हैं हैंडल नहीं हुआ है ये, कभी कहते हैं कंसिडर कर रहे हैं उसको, कभी फिर ये कहते हैं कि हालात ज़्यादा बिगड़ जाएंगे और लगेगा कि भी काम नहीं चल रहा है तो उनको वापस ले आएंगे 2 साल के लिए। तो क्या भी अनिश्चितता की स्थिति है। एक वर्ग का कहना है कि नहीं, डिसाइड हो चुका है वसुंधरा राजे, अब हम सेकंड लीडरशिप डेवलप करेंगे। और गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आगे रखते हैं, उसको ग्रूम भी कर रहे हैं 3 साल से, वो शैडो चीफ मिनिस्टर मानते हैं उसको वहाँ पे। लेकिन क्लैरिटी नहीं है एक तरह से। तो क्लैरिटी जो है लीडरशिप की, अच्छा उनके मन में क्लैरिटी है, ऐसी बात चलती तो चैनल देखे कुछ नेता में फ़ोन करते हैं कि आप ही क्लैरिटी नहीं है वसुंधरा राजे के लिए, हमें तो खूब क्लैरिटी है। वसुंधरा राजे नहीं है अभी पिक्चर के अंदर जो है, वो सीनियर है, उनका मान सम्मान करते हैं, चुनाव लड़ेंगे हमारे लिए वोट मांगेंगी और हम उनका पूरा चरण छुएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। तो ये मुद्दे हैं ना, अभी भी हैं। अभी अरुण सिंह से को मिलने गया तो उन्होंने कहा वसुंधरा जी से मिल लीजिए। अब क्या मतलब है इसका? तो मतलब कोई न कोई चीज़ है। तो भाजपा हाईकमान को ये जो 2-3 राज्य हैं इसमें और क्लैरिटी करके उस क्लैरिटी को थोड़ा सा जग जाहिर कर देना चाहिए, पब्लिक कर देना चाहिए, ताकि इन राज्यों में जो चुनाव हो तो कोई अनिश्चितता का माहौल वहाँ पे नहीं रहे। और लोकसभा की बात मैंने आपसे कही है, कर्नाटक में है चुनौती। कर्नाटक में अभी तो 20 MP सीट्स पे कांग्रेस के विधायक प्रोपोर्शनेटली जीते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होता है। इसीलिए वहाँ कहा है लोगों ने कि आप आने दीजिए 2024 को, पूरी 28 की 28 सीटें वापस ला के दिखाएंगे आपको। लेट्स सी। सर, लेकिन आपने योजनाओं का जिक्र किया तो मैं आपसे ज़रा ये भी समझना चाहूँगी कि मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना रही, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की सस्ते सिलेंडर की योजना कहीं ना कहीं हाईजैक कर चुकी है मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना को? मोर और लेस कह सकते हो आप। धर्मेंद्र प्रधान ने वो गजब का काम किया था, 5-7 करोड़, फिर पता नहीं 10 करोड़ तक पहुँचा दिया उसको जो है, और बड़ा पॉपुलर है स्कीम, वो अपनी जगह है। लेकिन अब उसके सिमिलर कर दिया ना आपने, एक तरह से भी आप सिलेंडर फ्री कर देते हैं, आपको सिलेंडर सस्ता दे देते हैं आपको। तो आप कह सकते हैं इन अ वे दे आर ट्राइंग टू सब्स्टिट्यूट दैट स्कीम। सर, कर्नाटक में राहुल गांधी की पदयात्रा का इन चुनाव परिणामों पर कितना असर देखने को मिला है? पदयात्रा का तो असर पॉजिटिव था एक तरह से, और बट ये कह सकते हो कि भाई इट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स, वन ऑफ द की फैक्टर्स, नॉट एंटायरली पदयात्रा विच हैज़ बॉट कांग्रेस बैक टू पावर इन कर्नाटका। अब मैंने पढ़ा कि उन्होंने 48 क्षेत्रों में गए तो शायद 32 में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। वो केवल यात्रा कांड से नहीं जीते हैं, लेकिन आप सिम्बॉलिकली कह सकते हैं कि गए हैं। प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि हम 91 में 135 कितने में गए थे, तो 91 में हम गए थे, प्रियंका गांधी ने कहा, और 75 में हम लोग जीत के आए हैं। तो बात है इस तरह कहने की। लेकिन हाँ, यात्रा में एक काम ये ठीक हुआ था जो मैंने आपसे कहा, उन दोनों को उन्होंने गले मिलवा दिया लोगों को, और फोटो खिंचवा दिए। कभी क्या है कि स्कूटर वाले पे बैठ के चल दिए, महिलाओं के कर दिए, और उसी प्रोसेस में अपनी माँ के जूतों के तस्मे बांध दिए वहाँ बैठ के। बड़ा अच्छा मैसेज गया उनका, दैट वे है। तो ही हैज़ गेंड, लेकिन उससे कोई राहुल की पर्सनैलिटी का कोई ओवरऑल कोई चेंज हो गया हो या कुछ और ऐसा हो गया हो, ऐसा कुछ उसमें वो नहीं है। और सबसे उसमें जो बड़ी बात है उसके अंदर वो ये कि जब तक आप, मतलब सेकंड आपका पार्ट क्या था कि क्या, अब हाँ जो चुनाव के परिणाम में कितना असर देखने को मिला? हाँ नहीं,
वो अब मतलब यूँ तो ठीक है, दैट आप कह सकते हैं, लेकिन आप अगर ये कहें कि उन्हीं के कारण से सारा, तो सारा उनके कारण से नहीं है। यात्रा में उनका कंट्रीब्यूशन था और उनकी यात्रा का कंट्रीब्यूशन इस विक्ट्री में है। यानी सर आप ये कहना चाहते हैं कि कर्नाटक को लेकर के, जैसा आपने जिक्र भी अभी किया, तो राहुल गांधी क्या एक मजबूत फैक्टर के तौर पर कर्नाटक में साबित हुए और जीत का श्रेय क्या वाकई राहुल गांधी को जाना चाहिए? अकेले राहुल गांधी को नहीं, हालांकि उनके कुछ लोगों ने बचपना किया उस दिन, जिस दिन परिणाम आया सुबह 9 बजे जो है ट्विटर पे डाल दिया एक अंग्रेजी गाने के साथ, और अभी वाराणसी का गाना लगा दो ना, कोई छत्तीसगढ़ का गाना लगा दो, कहाँ अंग्रेजी गाना लगा रहे हो आप? ये आप कहते हो आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम इनविंसिबल, क्या है इनविंसिबल? आप बताओ, अंग्रेजी गाना चला रहे हो आप, इसका मतलब सारे क्रेडिट आप ले रहे हो। और भी बेहतर होता कि आप एक ट्विटर पे फ़ोटो डालते, आप सेंटर में हैं और दोनों आपके सिपा सलार और खड़गे साथ में हैं, जैसे ये 3 व्यक्ति हैं, एक साथ में राहुल गांधी जुड़ जाते तो अच्छा लगता सब लोगों को जो है। तो वो जो ऐसा मान रहे हैं ना कि भाई सारा क्रेडिट मुझे, एक जो सोच है वो सोच गलत है एक तरह से। और दूसरी बात, आप ये मान लीजिए सब क्रेडिट की जो बात अपन करते हैं, तो उसमें ये मान लीजिए कि जब तक राहुल गांधी एक सामान्य व्यक्ति का व्यवहार नहीं करते हैं, तब तक कई कर्नाटक आएंगे, कई जाएंगे, राहुल गांधी का इशू फाइनली सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगा। और सामान्य व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है? AICC में दफ्तर जाना, रोज़ 10 बजे 3 बजे वहाँ से वापस आना, नेम प्लेट का लगना, राहुल गांधी मिलने का समय 11 से 12 बजे तक, क्यों अमित जी, पता ठिकाना, एक्सेसिबिलिटी हो, आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे जो है। और फिर क्या है, कई दफ़े इतने नाराज़ हो जाते हैं सिस्टम से, वो कांग्रेस नेताओं से, कि एक आदमी ने मुझे कहा कि राहुल का बस चले तो कांग्रेस को डिसॉल्व कर दे एट टाइम्स जो है। तो अभी तो क्या है, खुशी का माहौल है, खुशी का मूड है, तो ऐसी बात नहीं कह रहे हैं वो। पर राहुल का ये हुआ है कि जो रिलेक्टेंट ब्राइड वाली बात थी वो तो दूर हो गई है एक तरह से, राहुल हैं, सब कुछ है, लेकिन बात वही है कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह, सामान्य लीडर की तरह व्यवहार करेंगे तो कर्नाटक जैसी जीत उनके उसमें आती रहेंगी। और फिर अगर उसी पे दाएं बाएं अगर आप हो जाते हैं तो फिर वो नहीं होगा। तो ये मुद्दा ये है कि भी जीत का श्रेय उनको है, निश्चित तौर पे है, लेकिन एंटायर नहीं है। एंटायर श्रेय है इन 2 लोगों को, खड़गे को, इन 3 लोगों, जो फोटो चल रही है इन 3 लोगों की, इन लोगों को श्रेय है, मेजर श्रेय है। राहुल इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, दैट्स ऑल। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत का बाजार बंद, अब मोहब्बत की दुकानें खुलेंगी, इसका अर्थ क्या है? अच्छा है, किसी ने लिख के दे दिया, अच्छा है, एक भाव उनका ये था, अच्छा इन द सेंस कि ठीक है कुछ करो, कुछ तो लिखे। उन्होंने और भी कह दिया उसके अंदर कि जितनी आबादी उतना हक। एक कांग्रेस पे कह दिया कि बब्बर शेर है मेरे वर्कर, बहुत अच्छी बात है। और वो जो आप बता रहे हैं नफरत का बाजार, तो वो ये मानते हैं, उनकी थ्योरी है कि बीजेपी ने हेटेड पैदा करती है, उनका ऐसा मानना है, उनकी थ्योरी है, उनका फिलॉसफी है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है कहने के लिए। तो उनका कहना ये है कि भी अब चूंकि वो नहीं चला, कुछ इस तरह का राष्ट्रवाद या सो कॉल्ड हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चला, तो ये नफरत की दुकानें बंद हैं और ये खुला है। जस्ट ए पोएम। तो सर, यूपी के सीएम और साथ ही भाजपा के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले आदित्यनाथ की अगर हम बात करें, तो योगी आदित्यनाथ का कितना प्रभाव कर्नाटक में रहा, आपको क्या लगता है? नहीं है, वो सुपरहिट स्टार हैं। 18 में गए थे, वहाँ 35 में शायद गए थे, और 33 में बीजेपी के MLA जीते थे कर्नाटक में। इस बार चूँकि उनकी टांग में फंसी हुई थी लखनऊ के अंदर, वो मेयर का चुनाव था, वहाँ भी 17 के 17 मेयर जीत के उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया जो है। और यहाँ पे वो 9 सभाओं में गए और 3-4 रैलियाँ उन्होंने करी। अच्छा इम्पैक्ट था, जो कर सकते थे किया, लेकिन ज़्यादा नहीं रुक पाए क्योंकि वहाँ चांस नहीं लिया जाता था अतिक फैक्टर के कारण से कि पता नहीं कोई डेवलपमेंट ऐसा नहीं हो जाए वहाँ पे। तो ज़्यादा वो यूपी में रहे, यहाँ भी आए, यहाँ अच्छा प्रभाव हुआ उसका। और वहाँ उन्होंने एक काम अच्छा कर लिया उन्होंने कि उनकी जो जीत है 17 मेयर की, वो भाजपा के लिए कर्नाटक की हार के बाद एक सांत्वना पुरस्कार जैसी है। सर, और अगर असम के मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका कितना असर देखने को मिला कर्नाटक चुनाव में? वो भी ऐसे हैं, अच्छे हैं। अभी जिस इलाके में गए थे 3-1 लोग वहाँ पे जीते हैं। वो राष्ट्रवाद का एक नया चेहरा है इस देश के अंदर जो है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद जो है वो राष्ट्रवाद का नया चेहरा है, और एकदम से उनकी जो ग्राफ है वो बढ़ गया है राष्ट्रवादी खेमे के अंदर जो है। आते हैं आजकल सब लोग, उनको बुलाते हैं। यहाँ भी आए थे, वो 3-4 दिन रहे कर्नाटक में जो है, और 3-4 सीटें उनके कहने से, उनके प्रचार से मिली। लेकिन वहीं सर, दूसरी ओर अगर देखा जाए कांग्रेसी क्षेत्रों की अगर बात करें, तो वहां पर आम धारणा ये है कि संकट के समय में ज़्यादातर इस घड़ी में चिकमंगलुरु अर्थात यानी कि दक्षिण में ही कांग्रेस का पुनर्जन्म होता है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है, इससे आप सहमत हैं? हाँ, फैक्चुअली इट में भी करेक्ट, चांस की बात है। इंदिरा गांधी को जब निष्कासित किया था लोकसभा से और बाहर किया था, तो चिकमंगलुरु के रास्ते वापस आई थी वो, और सत्ता में रही फिर जो है। यहाँ चांस ऐसा बना कि राहुल गांधी को निष्कासित किया तो कर्नाटक से कांग्रेस आ गई। तो कांग्रेसी खेमे में एक धारणा चल पड़ी है कि दक्षिण से हमारी वापसी होती है एक तरह से,
उत्तर में जब हमारी पिटाई होती है, दक्षिण के लोग हमको संभालते हैं, हमें इनकरेज करते हैं। तो यू कैन से फैक्चुअली इट इज़ मतलब फैक्चुअली करेक्ट कि इनका जब भी कोई इस तरह का पुनर्जन्म या बात होती है तो फिर वो साउथ से शुरुआत होती है उसकी। सर, सुना है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, उनकी हैसियत 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। आखिर इतना पैसा कांग्रेस के नेताओं के पास कहाँ से आता है? अमित भाई, गिनती ठीक से रखा करो। 1600 करोड़ है, 1400 करोड़ है, सॉरी जो है, मैंने आज ही पढ़ा, रास्ते में आ रहा था, ऐसे एक निगाह डाल रहा था उससे जो है। और 1600 करोड़ एक नागराज हैं बीजेपी के, उनकी है। और एक 1600 करोड़ ही कोई मुस्लिम वहाँ के इंडिपेंडेंट टाइप के हैं कैंडिडेट, उनकी हैं। तो क्या है, खाली कांग्रेस की बात नहीं है, कर्नाटक में है ही रिच पॉलिटिक्स है। कर्नाटक में राजनीति में अमीर हैं लोग। और आप देखिए ना, 1400 करोड़ जब डीके शिव कुमार कह रहे हैं तो बाकायदा ईडी से तो स्क्रूटनाइज है ना 1400 करोड़, जब वो जाके आ गए वहाँ पे फिर भी कह रहे हैं उसको, तो एक नंबर का पैसा है, बना हुआ है जो भी है। तो एक नई आपका कहना सही है कि बहुत रिच किस्म के पॉलिटिक्स है कर्नाटक में, और कंट्री की शायद सबसे ज़्यादा धनवान पॉलिटिक्स अगर है तो कर्नाटक में है, एंड डीके इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। सर, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि इतने इंडिस्पेंसिबल क्यों हो रहे हैं शिव कुमार जी कर्नाटक कांग्रेस और गांधी परिवार को लेके? आदमी दो बातों से इंडिस्पेंसिबल होता है, एक तो अपनी योग्यता, संगठन शक्ति से, एक पैसे से। तो ही इज़ ए गुड ऑर्गेनाइज़र जिसे कहते हैं, और पैसे में तो पार्टी का सोर्स है वो। और जो व्यक्ति धनी होगा पार्टी में, तो क्या कांग्रेस में बड़ा क्रंच रहता है, सभी में रहता है, कांग्रेस में ज़्यादा रहता है, कुछ आप समझ लीजिए खर्चा वर्चा जो है इस तरह का। और पोल जो बॉन्ड्स वॉन्ड्स हैं, इलेक्शन बॉन्ड्स, तो कम ही लोग ले पाते हैं, दैट वजह। तो शिव कुमार जैसे लोग एक सहारा बनते हैं ऐसे टाइम में। थोड़ा बहुत राजस्थान की तरफ देख लेती हैं सोनिया गांधी, और ज़्यादा शिव कुमार की तरफ देखती हैं, तो एक सहारा है वो। 2017 में जब अहमद पटेल राज्यसभा का इशू आया था तो उन्होंने मैनेज किया सब करके, फिर लाए वहाँ पे, प्रतिष्ठा का मुद्दा था। तो क्या ही इज़ ए गो गेटर और पॉपुलर लीडर हैं, तो इसलिए क्या है। और सबसे बड़ी बात है ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सारा पार्टी का बाय एंड लार्ज वो करते हैं, इसलिए इंडिस्पेंसिबल हो गए हैं फॉर गांधी इज ओनली, नॉट फॉर पीपल अदरवाइज जो है। नेक्स्ट, कर्नाटक चुनाव में आखिर किस प्रकार रहा महिला मतदाताओं का रुझान? महिला मतदाता देखिए वहाँ 50-50 हैं, 5 करोड़ 23 लाख या 5 करोड़ 30 लाख ऐसे टोटल मतदाता हैं, तो 50-50 हैं उसके अंदर। और उस 50-50 के अंदर जो है कुल मेरे ख्याल से 185 महिलाओं ने भरा था, तो 7-8 महिलाएं उसमें जीती हैं। और जीतने वालों में जो है ज़्यादा महिलाएं 3 कांग्रेस की जीती हैं, और 2 बीजेपी की हैं, 2 जेडीएस की हैं, और एक किसी और इंडिपेंडेंट कुछ है, इस तरह से है। तो ठीक है, इट्स ए फेयर फोर्स, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर वुमेन कर्नाटका पॉलिटिक्स में अभी नहीं है। सर, इसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार कर्नाटक के चुनाव में कितना टिकट वितरण परिवार कार्ड का था और कितना कास्ट कार्ड का था? दोनों ही थे, जम के चला, कास्ट कार्ड भी और मतलब वंशवाद भी। वंशवाद में तो कोई रचना ऐसी किसको हटाओ, सारे लोग ही वंशवाद में डूबे हुए हैं वहाँ, तो चाहे वो देवगौड़ा हों, ठीक है ना, सिद्धारमैया हों, आपके तीसरे जो हैं कुमार स्वामी हों, सभी लोग हैं। अब खड़गे का बेटा भी है, उसका आपका जो है सिद्धारमैया का बेटा है, वो चुनाव नहीं लड़ा इस बार, पिताजी के लिए छोड़ दिया उसने। और देवगौड़ा के तीनों बेटे चुनाव जीत गए। तो पूरी तरह से वंशवाद भी एक कास्ट है ही वहाँ पे, लिंगायत, और दूसरी जो कास्ट है, लीडिंग कास्ट है वहाँ की, वो सब हैं। तो कर्नाटका की राजनीति है जो भाजपा का बेसिक प्रिंसिपल है, जिसे हम कहते हैं वंशवाद और कास्ट कार्ड से हट के हम चलेंगे, वो किसी तरह से लोकल कंपल्शन के कारण से वो गो थ्रू नहीं हो पा रहा वो प्रिंसिपल। हर चुनाव में गेम स्पॉइलर का रोल प्ले करने वाली आम आदमी पार्टी को कर्नाटक में मिला कितना जन समर्थन? कर्नाटक में क्या, उनका तो एक थ्योरी है कि हर जगह जितनी सीटें होती हैं उतने ही पे खड़े कर देते हैं लोग, और उसमें 92% लोगों की जमानत जब्त हो जाती है। कर्नाटक में भी यही हुआ, 200 के आसपास उम्मीदवार खड़े कर दिए उन्होंने 224 के अगेंस्ट जो है, और पोलिंग उनका था शायद 0.58, लेस देन 1% जो है, तो हो गया। इस सारे माहौल में जालंधर में उनको रिप्राइव मिला, उनका जो एक कैंडिडेट था लोकसभा का, बाई इलेक्शन हुआ था, तो वो जीत गया वहाँ पे जो है। बाकी कर्नाटक का जो सवाल है तो दे आर ऑलमोस्ट ज़ीरो। हाँ सर, निर्दलियों का क्या रोल मानते हैं आप? और एक इंटरेस्टिंग सवाल इसके बाद पूछूंगी, पर मैं जानना चाहती हूँ निर्दलियों का कितना रोल रहा, अक्सर आजकल के चुनाव में रहता है? हाँ, निर्दलीय बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनकी जो प्रीमियम प्राइस है वो तो राजस्थान में मिलती है देखने को, निर्दलियों की जो है। बाकी देश में उनका कोई खास ऐसा नहीं है। 901 निर्दलीय आए थे मैदान में जो है, तो शायद 4 जीते हैं। और पिछला चुनाव हुआ था तो 92% निर्दलियों की जमानत जब्त हो गई थी
कर्नाटक में जो है। तो कर्नाटक की राजनीति में इंडिपेंडेंस का कोई खास रोल नहीं है, 900 ने भरा था, 4 जीत गए। आपने राजस्थान का जिक्र किया सर, इसलिए एक बयान पढ़ के मैं सुनाना चाह रही थी सर। DK शिव कुमार ने कहा है कि मैं किसी को यहाँ बांटना नहीं चाहता, चाहे वो मुझे पसंद करे या ना करे। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं धोखा नहीं दूंगा और ना ही ब्लैकमेल करूँगा। मैं बतौर पार्टी अध्यक्ष 135 सीटें जिता कर लाया हूँ, बट दिस वॉज माई जॉब। तो किस संदर्भ में, आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के किस संदर्भ में वो ये कहना चाह रहे थे, किसको कहना चाह रहे थे और इसके क्या मायने हैं कांग्रेस की राजनीति में? कहना तो वो सोनिया गांधी को चाह रहे थे, प्रियंका राहुल को कहना चाह रहे थे, लेकिन इसके राजस्थान के संदर्भ में, चूंकि हम राजस्थान से हैं, राजस्थान के संदर्भ में अगर आप देखती हैं, इसका गहलोत और पायलट से ताल्लुक है डायरेक्टली। और निश्चित तौर पे गहलोत कैंप आज ये आशा करता होगा इस बयान को अपने सामने रख के कि काश पायलट ने भी 4 साल पहले ऐसा बयान जारी किया होता। वो नहीं हुआ, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा सपना था जो नहीं हुआ जो है। बाकी रेलेवेंस है दोनों चीज़ों की, आप कह सकते हैं बयान दिखाया जा सकता है। पायलट भी पढ़ के मुस्कुराए होंगे इसको कि क्या बयान आया, एक तरह रिफ्लेक्शन है, वो भी डिप्टी CM है वहाँ पे, और दैट और हालात बिल्कुल मिलते जुलते हैं पायलट और वहाँ के जो हैं। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कांग्रेस 5 साल पूरे करेगी नहीं, इस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ फिर कोई गहलोत पायलट फैक्टर तो क्रिएट नहीं हो रहा वहाँ पे, वहाँ फिर कोई बगावत करके सरकार गिराने तो नहीं गया एक तरह से, या फिर कोई व्यक्ति 20 लोगों के साथ में आज रैली तो नहीं कर रहा विदाउट मेकिंग एनी नेगेटिव रिमार्क ऑन पायलट पीपल जो है कहने का। तो वो एक ये जो लड़ाई है आपसी गुटबाजी है पार्टी की, ये अगर वहाँ जारी रहती है, कर्नाटक में भी शिव कुमार और इनके बीच में, लाइक राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान में तो गहलोत सर्वाइव कर गए, वहाँ कमलनाथ सर्वाइव नहीं कर सके, यहाँ क्या पता सिद्धरामैया में सर्वाइव नहीं कर पाए, दैट वे जो है। तो आपने जो बताया है उसका राजस्थान के संदर्भ में रेलेवेंस है जो मैंने आपसे कहा। हाँ सर, ओवैसी और SDPI पार्टियों का कर्नाटक के मुस्लिम मतदाताओं पर क्या असर रहा? देखिए, कोई असर नहीं हुआ उसका। वो जो पहली पार्टी है उसने 16 उम्मीदवार खड़े किए, 0, ठीक है। इसने भी कोई 16-17 खड़ा किए, तो इसके भी इसने शायद 2 ही खड़े किए। ये ओवैसी ने 2 ही कैंडिडेट खड़े किए, समझदारी करी, और 0 है वो भी जो है, कोई इम्पैक्ट नहीं है। दे हैव बीन रिटर्न ऑफ, क्योंकि उन सब लोगों ने, मुस्लिम ने तय कर लिया ना, हमें तो एन ब्लॉक जाना है कांग्रेस के साथ, और गए एन ब्लॉक कांग्रेस के साथ, और परिणाम आपके सामने हैं। जी नेक्स्ट सर, कर्नाटक में कांग्रेस के PK नरेश अरोड़ा की एड और सर्वे एजेंसी का क्या रहा रोल है? देखिए, पहली बार ये लग रहा है मुझे कि पहले PK की चर्चा हुआ करती थी देश के अंदर कि जो एड एजेंसीज़ हैं या जो कंसल्टिंग एजेंसीज़ हैं, एडवाइजरी एजेंसीज़ हैं, दे हैव एक्वायर्ड ए आउट ऑफ प्रोपोर्शनल रोल इन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री। पहले PK की चर्चा होती थी, अब आज इसकी नरेश अरोड़ा की चर्चा हो रही है। शिव कुमार का कहते हैं कर्नाटक में सब इसी ने किया, इनकी एजेंसी, क्या नाम है आदित्य उस एजेंसी का? सर, डिज़ाइन बॉक्स जो है उसने किया। अब राजस्थान में कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं नरेश अरोड़ा के, मैंने दावा किया था सर्वे के अंदर 140 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, 135 मिली। तो राजस्थान में क्या कर रहे हैं अभी? राजस्थान में 105 के 110 बता रहे हैं अशोक गहलोत के लिए। इट हैज़ टू बी टेकन वेरी सीरियसली बाय BJP पीपल, क्योंकि उसका तो इस तरह से क्या है कि ही इज़ ए न्यू एमर्जिंग स्टार इन दिस वर्ल्ड, दैट्स ऑल। और अभी आप देखिए कर्नाटक के अंदर ये तो रोल इस तरह का है ना, बड़ा ब्रिलियंट और क्रिएटिव रोल होता है इसमें। उन्होंने एक वीडियो जारी करवाया नरेश अरोड़ा ने कर्नाटक के अंदर, सिद्धरामैया और शिव कुमार के बीच में, एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं। अरबी तुम्हारे पाँव में कैसे लगी? मैं फिसल गया था। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं हुई, खांसी जुकाम हो गया है, तबीयत का ध्यान रखा करो। आपस में वीडियो चला दिया, तो जनता मैसेज चला गया कि लड़ नहीं रहे हैं दोनों, दे आर इन द टॉकिंग टर्म्स। तो एड एजेंसी और ये क्रिएटिव एजेंसी कभी कोई मिरेकल करती हैं, राजस्थान में भी है, और BJP के पास तो एक से एक मिरेकल करने वाली क्रिएटिव एजेंसीज़ हैं। अब चूँकि राजस्थान अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी नरेश अरोड़ा ही चल रहा है। नरेश अरोड़ा के सामने जो BJP के एजेंसीज खड़ी होंगी आके, तब कंपैरिजन होगा कि कौन किस तरह से जनता को, मासेस को, वोटर्स को प्रभावित करेगा। कर्नाटक की राजनीति और इस बार के चुनाव में मठों की क्या भूमिका रही है? देखिए, मठ तो एक पावर सेंटर हैं, जैसे हरियाणा पंजाब में डेरा हैं, वहाँ पे कहते हैं बहुत पावर सेंटर हैं, ऐसे कर्नाटक में मठ हैं। 700 मठ हैं वहाँ पे, 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी वहाँ पे रहते हैं, 24 घंटे फ्री लंगर वहाँ खाना मतलब चलता है वहाँ पे जो है। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो उनको इग्नोर कर सके। उसका मत्था टेकने मतलब सिर झुकाने हर कोई जाता है। इस बार नरेंद्र मोदी ज़रूर नहीं जा सके, लेकिन अमित शाह, नड्डा, राहुल गांधी, हर लोग वहाँ पे गए। इस बार मठ ने कोई डिसाइसिव मैंडेट नहीं दिया किसी के फेवर में जो है, उसके अलावा नहीं। इस बार उन्होंने कोई खास जारी नहीं किया। ये ज़रूर कहा उन्होंने आज उसके अंदर जो है कि भाई हमने लिंगायत ने इतना ज़्यादा कंट्रोल मठ पे लिंगायत का है,
तो उन्होंने कहा भी हमने इतना वोट दिया आपको, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन इसमें होना चाहिए, हमारा सुझाव है, दैट्स ऑल। सर जैसे लिंगायत की मांग है कि सुझाव होना, हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, तो कर्नाटक में क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक गया है कांग्रेस के साथ, तो अब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री मुस्लिम हो, ऐसा संभव? तो ठीक है, उनका कहना, उन्होंने 3 मंत्रियों की मांग की है, मुझे आज बताया किसी ने, वो चाहते हैं कैबिनेट में हमारे 3 नुमाइंदे हों। अब उप मुख्यमंत्री का तो देखो झगड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि शिव कुमार का कहना है कि अगर डिप्टी सीएम बनाते हो आप मुझे, तो केवल एक ही डिप्टी सीएम बनेगा, वो न परमेश्वरन बनेगा, न कोई पटेल बनेगा, तीसरा कोई नहीं बनेगा जो है। तो डिप्टी सीएम का तो चांस मुझे लगता नहीं इनका, किसी मुस्लिम का, लेकिन मुझे लगता है मुस्लिम कम्युनिटी से 1 या 2 मंत्री ज़रूर बनाए जाएंगे, क्योंकि एन ब्लॉक वोटिंग हुआ है। सर, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, बिजनेस एंड डेवलपमेंट, व्हाई कर्नाटका मैटर्स? कर्नाटका मैटर्स, पहले कहते थे आईटी कैपिटल है, और आपने सिलिकॉन क्या नाम लिया था, वो सिलिकॉन है, वो वहाँ की कैपिटल है। आप देखिए वहाँ का पर कैपिटा इनकम 7.6 है, जो हाईएस्ट है कंट्री के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सबसे कम है कंट्री के अंदर जो है। 13.5 लाख करोड़ की उनकी इकॉनमी है वहाँ पे जो है, जो बहुत महाराष्ट्र और राजस्थान कई राज्यों से बहुत आगे है। और फिर हम देखिए एक्सपोर्ट के अंदर जो है उनका 5वां स्थान है पूरे कंट्री में जो है, और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है उसमें 4था स्थान है उनका देश के अंदर। तो क्या बहुत रिच स्टेट है और बहुत डेवलपिंग स्टेट है। तो इज़ नॉट ओनली वोट कैपिटल या पॉलिटिकल कैपिटल दिस है, ये एक ऐसी कैपिटल है बम्बई की तरह आप ये कहिए, जिसकी नसों में जो है ना अर्थतंत्र का खून जो दौड़ता है कहने के लिए, तो इट मैटर्स। सर देश के राज्यों की राजनीति एक तरफ, लेकिन पिछले लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में उतार चढ़ाव उबाल एक तरफ। अब आपको लगता है कि कर्नाटक चुनाव के परिणाम महाराष्ट्र की राजनीति में फिर कुछ और किक देने वाले हैं? देखिए महाराष्ट्र में एक रेड अलर्ट गया है कर्नाटक के चुनाव से, एडजॉइनिंग स्टेट हैं, बहुत पास हैं। और आप ये भी देखिए कर्नाटक के भी कई हिस्से हैं ना, एक हिस्सा ऐसा है महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा रहते हैं, बम्बई कर्नाटका कहते हैं उसको, उनमें कांग्रेस की भारी विक्ट्री हुई है, तो चिंतित हैं वहाँ पे कि यार इसका असर वहाँ कुछ नहीं आ जाए। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट इसके क्या क्या हैं, पहला इम्पैक्ट तो ये है अपोजिशन जो है वो जो आपस में अलग होने वाले थे लोग, वो वापस यूनाइट हो जाएंगे देख करके। कांग्रेस विल हैव ए मेजर से इन महाराष्ट्र। दूसरा इसमें इशू ये हो गया इसके अंदर जो है, अब इकट्ठे हो जाएंगे तो आप देखिए शरद पवार, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे सब मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी से टिकटें डिसाइड कर दें कि हमारा कॉमन कैंडिडेट वहाँ खड़ा होगा। तो कर्नाटका जो है, कर्नाटका रिजल्ट्स आर नाउ ए मोरल बूस्टर फॉर महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, आप इसको उस तरह से कह सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, सरकार नहीं गई है वहाँ, लेकिन एक एम्बेरसमेंट तो हुआ है ना, उन्होंने कह दिया गवर्नर का रोल अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, अच्छी बात नहीं है, दैट वीज है। और वो जो एक ज्योतिष हैं कुमार गणेश, वो तो कह ही रहे हैं कि अगली बार जब चुनाव होंगे तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को इधर से ज़्यादा वोट मिलेंगे, शिंदे ग्रुप से ज़्यादा वोट जो है ना उनके एमएलए ज़्यादा जीतेंगे। तो थोड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है महाराष्ट्र में। सरकार स्टेबल है, सरकार का डायरेक्ट इस डिफीट का या इस विक्ट्री का कांग्रेस का वहाँ को फ़र्क नहीं है, बट इट्स सम सॉर्ट ऑफ ए परसेप्शन जो है। सर, कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद कैसे देखते हैं आप विपक्षी एकता के प्रयास को, और उसके तुरंत बाद ममता बनर्जी का बयान आया, उसे भी आप कैसे देखते हैं? देखो फ़र्क तो पड़ा है, जो मैंने आपसे कहा है, पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अपोजिशन ऑन वन प्लेटफार्म आर मतलब एक्साइटेड, एनकरेज्ड। अब उसमें एक तो ये हो गया है कि कांग्रेस के जो कई लोगों ने अछूत रखा हुआ था वो फिर से सोच रहे हैं कि यार कांग्रेस के लिए बिना साथ काम नहीं चलेगा, दैट वे जो है। और ममता बनर्जी ने जो कहा है, हालांकि उसका मायना नहीं है, शी इज़ ए मूडी चीफ मिनिस्टर। आज उन्होंने ये कहा, कल उनका मूड आएगा कुछ और कह देंगी। वो क्या है ना कि डे टू डे डेवलपमेंट से प्रभावित होती हैं। डे टू डे आज सोनिया गांधी ने कुछ कह दिया, कल राहुल ने कुछ कह दिया, किसी ने कह दिया, वो अपना इरादा बदल देती हैं। अब कुछ समय पहले अब उन्होंने ये कहा है कि जहाँ कांग्रेस ज़्यादा मजबूत है वहाँ दूसरे लोग उसको साथ दें एकता के लिए, जहाँ दूसरे लोग मजबूत हैं कांग्रेस उनका साथ दे। ठीक है, ये उनका आज का विचार है। लेकिन विपक्षी एकता क्या है, भारत में एक सपने की तरह है, एक ड्रीम है जिसे कहना चाहिए, बड़ा मुश्किल है। आप देखिए अभी गए थे नीतीश कुमार शरद पवार से मिलने, उद्धव ठाकरे से मिलने, तो ठीक है उनका सपोर्टिव हैंड है, नेचुरल एलाइज वाली बात है। लेकिन वो वहाँ चले गए भुवनेश्वर, पटनायक से मिले, पटनायक पीएम से मिले, और उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो अकेला ही चुनाव लड़ूंगा जो है, मैं तो अपने बूते चुनाव लड़ूंगा और मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं कर, मैं किसी थर्ड फ्रंट में नहीं जा रहा। तो क्या है कि जो विपक्षी एकता है ना, एक सपना है भारत की राजनीति में। जिस दिन ये हो जाएगा सारी राजनीति पलट जाएगी, सब लोग एक हो जाते हैं, सत्ता किसी की हो, कांग्रेस का प्रधानमंत्री और सब लोग एक हो गए, बदल जाएगा। भाजपा का कोई नेता हो, सब एक हो गए तो बदलने के चांस हो जाएंगे। हालांकि भाजपा का केस थोड़ा डिफरेंट हो गया है। भाजपा कहना ये कि भले एकता हो जाए, आज भी 49% वोट पे हमारा अधिकार है, उनका कहना ये। तो वो तो एक डिफरेंट चैलेंज है अमित शाह मोदी के सामने, या उनके कारण से उन लोगों के सामने चैलेंज है, दैट इज है। लेकिन इस
कर्नाटक के परिणाम का विपक्षी एकता को इससे बल मिला है। लेकिन स्टिल मैं रिपीट करूंगा, विपक्षी एकता भारत में एक सपना है अभी तो। सर, एक और सवाल ये कि इस चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका को आप कैसे देखते हैं, और दूसरा, क्या वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हो सकते हैं? भूमिका तो एक, इज रीगेन्ड हिज लॉस्ट एम्पायर, हिज लॉस्ट पर्सनैलिटी। खड़गे मानते थे लाइट, ठीक है, अभी एक सीनियर हैं तो हैं, ठीक है। अब पहले भी 3 बार उनको मुख्यमंत्री बनना था, नहीं बनाया। सोनिया गांधी ने सीरियसली नहीं लिया, उनको मना लिया कि सिद्धारमैया की कैबिनेट में तुम बन जाओ मंत्री, वो बन गए, वो भी आज्ञाकारी हैं। और इसलिए अब जब चयन हुआ सिद्धारमैया का तो खड़गे ज़्यादा पक्ष में नहीं थे उनके, लेकिन चूँकि कंसेंसस डिसीजन था तो हो गया। तो वो अब क्या है कि इसमें पावर में है। देखने में ऐसा भी लगता है कभी कभी कि वो रबर स्टैंप नहीं है, असली बन गए हैं। तो माना जाना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर के सिलेक्शंस को छोड़ के खड़गे की पावर, उसका इन्वॉल्वमेंट, उसका स्टेचर, उसका ग्राफ बढ़ा है। और कांग्रेस के डे टू डे अफेयर्स में खड़गे विल इज गोइंग टू हैव ए मेजर से। सर, कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद रीजनल पार्टी और रीजनल लीडर्स, इस पर पुनर्विचार करने की क्या आवश्यकता आपको लगती है? आवश्यकता ऐसी है भी, कुछ दिनों पहले मैंने सुना था दिल्ली में एक थीम डेवलप हो रहा है बीजेपी में और दूसरी पार्टीज़ में, क्या रीजनल पार्टी जो है ना, एक मतलब जिसे कहना चाहिए पॉलिटिकल न्यूसेंस कह दो या पॉलिटिकल इरिटेंट कह दो आप उनको, जो है तो एक आप 2 ही पार्टी रूल रखो, पहले तो इनको निपटाओ। ये चाहे जब कुछ कर लेते हैं फिर कुछ कर देते हैं, बदल जाते हैं, कभी क्या कर लेते हैं। तो ये स्टेट की डेवलपमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड डेवलपमेंट जो फार्मूला है उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है लोग। ये ऐसा विचार बना था, इसलिए राज्यों में एक एक करके रीजनल पार्टी को निपटाने का एजेंडा भी चला जो है, वो फिर बीच में छूट गया, दूसरी घटनाएं आ गई, अब बीच में ये बात आ गई, इससे नया चैप्टर फिर से रीओपन हो गया। सवाल है कि अगर रीजनल पार्टी आप ख़त्म कर दोगे दैट वे, तो तभी ख़त्म कर पाओगे जब क्या अपनी पार्टी में रीजनल स्टेटस के लीडर को डेवलप करो। मान लो कर्नाटक महाराष्ट्र की बात है, आप कहते हो रीजनल पार्टी वहाँ के 2 हैं, कोई इनको ख़त्म करना, हमें तो फॉर ए मोमेंट ख़त्म करिए। पहले अपनी पार्टी के अंदर तो रीजनल लीडर उस स्टेचर का लाओ कि रीजनल पार्टी खत्म हो जाए तो उसका अभाव महसूस नहीं हो लोगों को। तो उस पर रीथिंकिंग शुरू हुआ है, या नहीं हुआ तो हो जाएगा। सर, सीबीआई डायरेक्टर के पद पर कर्नाटक डीजीपी की नियुक्ति के राजनीतिक मायने क्या हैं? ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो रहता है। देखो, एजेंसीज को हर सरकार यूज़ करती है, हालांकि बड़े फेयर, ऑनेस्ट और अपराइट ऑफिसर हैं वो, और कांग्रेस सरकार हो या कोई भी सरकार हो थोड़ा यूज़ भी करती है और थोड़ा उनकी सेवाओं का उपयोग भी करती है। अब चूंकि उनका कर्नाटक के नेताओं से बनती नहीं थी, शिव कुमार वगैरह से, और अपराइट ऑफिसर हैं और यहाँ आ गया है। और ये तो बात माननी पड़ेगी नरेंद्र मोदी सरकार की कि मेरिट को तो तवज्जो देते हैं, इसलिए बार बार वो कहते हैं डिलीवरी काउंट्स। अमित शाह भी ये कहते हैं नो सिफारिश, मेरिट विल वर्क, डिलीवरी काउंट्स। तो उसको चार्ज दे दिया है, अब उसकी वहाँ उनसे बनती नहीं थी, तो परसेप्शन कंट्री में ऐसा बन गया कि नाउ ही विल बुक कर्नाटका लीडर्स, सीबीआई केसेस बनेंगे और कुछ होगा, तो परसेप्शन है। बाकी ये कि एक अपराइट और ऑनेस्ट और एक शाइनिंग ऑफिसर जो है ना, इंसिडेंटली वो कर्नाटका में डीजीपी था और इंसिडेंटली वो अपोज था उसके शिव कुमार के, या शिव कुमार उसके अपोज था, आप यूँ मानिए, वो बन गया है यहाँ। तो लोगों का परसेप्शन है, ऐसा लगता है उनको कि कुछ केसेस सीबीआई के वहाँ के लीडर्स के खिलाफ बनेंगे। लेट्स सी हाउ करेक्ट दिस परसेप्शन प्रूव्स इन द कमिंग डेज। बहुत महत्वपूर्ण सवाल और उनके बहुत महत्वपूर्ण जवाब सर। और मुझे याद आता है द जेसी शो जो हमने बेंगलुरु में किया था, वहाँ से निकला हुआ होप जो एग्जिट पोल्स में नज़र आया, कर्नाटक के चुनावी नतीजों में तब्दील हुआ, वो डेफिनेटली कांग्रेस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर के तौर पर सामने आया, एक अचीवमेंट के तौर पर सामने आया। लेकिन कांग्रेस की भूमिका इसके आगे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, फिर चाहे वो विधानसभा चुनावों की बात करें या फिर आने वाले लोकसभा चुनावों में। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को एक अलग पहचान मिलती हुई नजर आएगी। नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात करते हैं, उसमें कांग्रेस की भूमिका क्या होगी, और कांग्रेस के अंदर अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की मैं बात करूं, उनकी क्या भूमिका होगी, ये तमाम सवाल तो भविष्य के गर्त में छिपे हुए हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे एनालिसिस के लिए, द जेसी शो में शामिल होने के लिए। लेकिन जैसा कि इस बार के चुनावों में हनुमान का जिक्र बहुत आया, जय बजरंग बली का जिक्र बहुत आया, इस बार हनुमान जी को भी लगता होगा कि वो सियासी हो चले हैं और इसीलिए जय बजरंग बली का उद्घोष सुनाई पड़ा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, यानी कि हनुमान जी का आशीर्वाद मिला इस बार कांग्रेस को, संजीवनी मिली कांग्रेस को, और इसीलिए कर्नाटक की जीत सेलिब्रेट कर रही है इस बार कांग्रेस। द जेसी शो में सर प्लीज। नहीं, इसी को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। और एक सेंटेंस ये भी ज़रूरी है आपके साथ साथ इसी के अंदर जो है कि विन ओनली इन वन स्टेट इज़ नॉट एनफ, मे बी ए टेम्परेरी फेस। तो डू नॉट मिस रिप्रेजेंट, जिसे कहते हैं मिस इंटरप्रेटेट
दिस ऑल कर्नाटक सिनेरियो। जी, कैरी ऑन। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ द जेसी शो में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।